सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 9th एंड 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर मैं आपकी बायोलॉजी को एकदम चुस्त और दुरुस्त बनाने वाली हूँ ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ विच चैप्टर, ऑब्वियसली हेरिडिटी। इवोल्यूशन मैंने इसलिए नहीं बोला, चैप्टर का नाम पूरा हम लिखते हैं पर क्योंकि आपको पता है कि टर्म 2 में आपको इवोल्यूशन आना नहीं है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों मैंने हेरिडिटी को इन्वॉल्व किया है। ये एक रिकॉर्डेड वीडियो है ताकि मैं आपका समय बचा सकूं और आपको ज़्यादा से ज़्यादा कम समय पे पढ़ा सकूं। आप हेरिडिटी का वन शॉट देखिए, उस वन शॉट के तुरंत बाद आपको ये वीडियो देखना है ताकि आपका वो जो कंसेप्ट है वो अच्छे से रिवाइज हो पाए। हेरिडिटी का वन शॉट बनाने के बाद मुझे ये समझ में आया कि बहुत सारे बच्चों को प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है कि मैम ये कैसे होगा। आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड में 13, 23, 14, 24 रूल क्या है। हर बार मैं आपको बार बार बताती रहूंगी, एग्जाम के एक दिन पहले तक ये कहानी ये कंसेप्ट सिखाती रहूंगी। आप विश्वास मानिए आखिरी तक आप सीख जाओगे, तो इस बात पे आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं सीखोगे, 2 बार नहीं सीखोगे, 3 बार नहीं सीखोगे, उसके बाद आप सीख जाओगे। यार परेशान बिल्कुल भी नहीं हो, ठीक है। स्ट्रेस रिलीफ, ठीक है नाउ। तो बिना किसी देरी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन शुरू करते हैं। ऑब्जेक्टिव नहीं है इसमें क्योंकि एग्जाम का पैटर्न आपका वेरी शॉर्ट और लॉन्ग आंसर्स का है, तो हम उसी के आधार पे आपका ये जो है सेशन जो है कंडक्ट करेंगे। इस सेशन पे बात करेंगे। क्लियर है इतनी बच्चों? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। चलिए शुरू करते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी आज आपको अजीब सी लग रही होगी, वो क्या है कि गर्मी है, ठंडा पानी जो है पी लेती हूँ तो थोड़ी आवाज़ वैसी हो जाती है, पर स्ट्रेस नहीं ले रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को लग रहा था कि डार्क बैकग्राउंड बहुत लग रहा है, तो आज मैंने बैकग्राउंड चेंज कर दिया है सिर्फ आप लोगों के लिए। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का सेशन। मेरी ज़बानी जो सुनाऊंगी कहानी बदल देगी आपकी जिंदगानी बेटा, ठीक है। चलिए तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन अपन शुरू कर रहे हैं, तो चलिए शुरू कर लेते हैं अपन। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन क्या बोल रही हैं शिप्रा मैम, आइए देखते हैं। चलिए give the pair of contrasting traits of the following character in the pea plant and mention which is the dominant and recessive। हो ये तो बड़ा ही आसान सा सवाल है। मेंडल ने टोटल कितने कैरेक्टर लिए हैं? 7 कैरेक्टर। याद है आपको मेंडल ने कितने कैरेक्टर लिए हैं बेटा? 7 के कितने कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं? तो 40 कंट्रास्टिंग, ठीक है, कंट्रास्टिंग सही लिखा ना, कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिए हैं। हाँ मैम ये बताया आपको, वन शॉट में मैंने बताया भी था कौन कौन से हैं। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में देखकर कि कौन सा डोमिनेंट है और कौन सा रेसेसिव है। चलिए शुरू करते हैं। बताइए मुझे येलो सीड, ठीक है। अब आप ये याद रखो, यहीं पर आप कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। वहां पर भी मैंने आपको समझाया था कि जब भी हम मार्केट जाते हैं बेटा, हमें हरा मटर बहुत अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पर ये याद रखना आप कि बाजार जाके आपको हरा मटर खरीदना भले ही पसंद है पर रेसेसिव है वो ट्रेट आपका, ठीक है। बीज का यहीं पे आप कंफ्यूज करता है कि बाजार में हम जाते हैं मैम तो हमको मोटा छिलका वाला हरा मटर दूर से देखकर खरीदने का मन करता है, पर मटर को जब आप फाड़ेंगे तो आपको ग्रीन बीज खाने का मन करेगा, येलो आप नहीं खाएंगे। उसके बावजूद येलो जो है ये एक डोमिनेंट ट्रेट है बेटा, ये याद रखिएगा। येलो इज द डोमिनेंट ट्रेट्स। येलो सीड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं बच्चों? डोमिनेंट होते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। सो येलो इज अ डोमिनेंट ट्रेट। अब हमको ये चेक करना है, भले ही मटर का दाना हरा खरीदने का जो है मन है, पर डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है मटर के दाने के कलर में? ये होता है येलो। ये याद रखना, कंसेप्ट याद रखना, मैम ने क्या बोला था। अब राउंड सीड, जब हम मार्केट जाते हैं तो मटर के दाने में से सुगड़ू मटर खरीदने का थोड़ी मन करता है यार। हम कैसा मटर खरीदना पसंद करते हैं? जो राउंड गोल मोटा रहता है। तो राउंड सीड भी कैसे हैं? ये भी एक डोमिनेंट ट्रेट है। क्लियर है? दिस इज नॉट कैरेक्टर, दीज आर द जो है ट्रेट्स, क्योंकि कलर होता है कैरेक्टर, येलो कलर उसका ट्रेट है। शेप होता है कैरेक्टर, राउंड शेप जो है उसका ट्रेट है। क्लियर है? तो ये दोनों डोमिनेंट ट्रेट है, इसमें एक भी रेसेसिव ट्रेट नहीं है। ग्रीन लिखा है देखो, तो हाँ, तो ये येलो डोमिनेंट हुआ, तो इसका रेसेसिव क्या होगा बताओ? ग्रीन। हमको यही पूछ रहा है। राउंड है तो इसका रिंकल्ड होगा आपका रेसेसिव। ये तो मैम हम जानते थे, इसमें कौन सी नई बात है। तो येलो है डोमिनेंट, इसका रेसेसिव होता है ग्रीन। राउंड है डोमिनेंट तो रिंकल्ड है रेसेसिव। क्लियर है बच्चों जी? ये क्वेश्चन तो बहुत ही लल्लू क्वेश्चन था, ठीक है। आ जाओ बेटा नेक्स्ट देखते हैं। लिस्ट द 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन which one of the two is responsible for the bringing in more variation its progeny। बताओ
बताओ, अगर मैं वेरिएशन की बात कर रही हूँ तो मुझे किस में वेरिएशन दिखाई देगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में? ऑब्वियसली मुझे किस में वेरिएशन दिखाई देगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं, किस में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, आपको क्या लगा मैम ए सेक्सुअल बोलने वाली है? सो ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, ए सेक्सुअल में जब भी हम बात करते हैं तो एक ही सेल जो है वो 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। बेटा इसमें जब 2 प्रकार का डीएनए ही नहीं मिक्स किया तो इसमें जो है आपको ज़्यादा वेरिएशन दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा मैम, नहीं दिखेगा। वेरिएशन कब दिखेगा कि भैया अचानक से कोई यूवी रेडिएशन इस बैक्टीरिया में घुस गई, इसने अपना डीएनए चेंज कर लिया, कुछ जनरेशन के बाद एक नया डीएनए बन के पैदा हुआ, एक नया बैक्टीरिया बन के पैदा हुआ। फिर से समझते हैं क्या बोल रही हूँ, लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों। एक सेल है, वो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रही है, डिवाइड करके उसने 2 सेल बनाई। ठीक है, जब उसमें 2 प्रकार का डीएनए ही नहीं मिक्स हुआ बेटा तो उसमें आपको चेंजेस कैसे दिखाई देंगे? तो फिर मैम एक बैक्टीरिया नए बैक्टीरिया में कैसे कन्वर्ट हो जाता है? जब डीएनए कॉपी हो रहा था, जब इसका डीएनए इनकी प्रोजेनी इनके बच्चों में जा रहा था, तो उस समय पर मान लो यूवी रेडिएशन आ गई हो, कोई चेंज हो गया हो, कोई एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज कर दिए उसके डीएनए में, तो अब इनके बच्चों को चेंज वाला डीएनए मिला। हो सकता है कि उसी जनरेशन में बैक्टीरिया चेंज हो गया हो, या कुछ समय के बाद चेंज और होगा, फिर चेंज और होगा, फिर चेंज और होगा। हो सकता है कि कुछ सक्सेसिव जनरेशंस के बाद आपको एक नया बैक्टीरिया मिले। पर यहां पर आपको यह समझना है कि डीएनए चेंज हो रहा है, जो आपका डीएनए चेंज हो रहा है वो कॉपी होने के दौरान हो रहा है, और अगर आपका बैक्टीरिया पूरा बदल गया मतलब उसमें एनवायरमेंट का बहुत बड़ा हाथ है। पर जनरली आप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं देखते, क्योंकि इसमें 2 प्रकार का डीएनए मिक्स नहीं होता। अब ऑरेंज कलर की कुल्फी खा रहे हो तो ऑरेंज ही रहेगा ना, उसमें चेंज कैसे हो कलर? पर अगर बेटा हम 2 डिफरेंट कलर की कुल्फी खा रहे हैं तो एक जोन ऐसा आता है जिसमें दोनों कलर मिक्स हो जाते हैं और एक नया कलर बनता है। तो जब हम जो है मम्मी के 23 क्रोमोसोम्स लेते हैं, पापा के 23 क्रोमोसोम्स लेते हैं और दोनों को गले मिलवाते हैं, जिसको हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, मिक्स करते हैं, तो हमें नए कॉम्बिनेशन वाले 46 क्रोमोसोम जाइगोट में मिलते हैं। फिर ये जाइगोट जो है माइटोसिस करता है, सेल डिवीजन करता है और बॉडी की हर सेल बनाता है। पर ये जो सेल आपकी बॉडी में बन रही हैं, इनमें दोनों के कैरेक्टर हैं, ना तो एग्जैक्टली पापा की तरह ना एग्जैक्टली मम्मी की तरह, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे के साथ मिलकर समा गए हैं। क्लियर है? तो आपको ये हमेशा पता होना चाहिए। देखिए 2 टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, यहाँ पे सेम चीज मैंने आपको बताई, मैंने आपको इजी शब्दों में एक्सप्लेन किया, इसमें वैसा दिया है। 2 प्रकार का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अनदर वन इज एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रिंगिंग ऑफ मोर वेरिएशन, ये मैंने आपको बताया। क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डीएनए कॉपिंग विच मे बी रिजल्ट इन सम एरर इनटू इट। बेसिकली आप ये समझना, मम्मी का 23 क्रोमोसोम, पापा का 23 क्रोमोसोम, ठीक है, जब इन दोनों को मिक्स किया आपने, ठीक है, तो नए कॉम्बिनेशन वाले क्रोमोसोम्स बने। ठीक है, ये कारण है। दूसरी बात ये है कि जब बेटा ऐसा है कि ये मम्मी का क्रोमोसोम बैठा हुआ है तो मम्मी के क्रोमोसोम ने कॉपी की, ध्यान से सुनना है ना, मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ, घबराया मत करो। ठीक, देखो ये है मम्मी की सेल, ठीक है, दिस इज द मम्मी की सेल, दिस इज द बेटा पापा की सेल, ये है बेटा मम्मी का क्रोमोसोम, ठीक है, और ये है बेटा पापा जी का क्रोमोसोम। क्लियर? ठीक है, ये स्पर्म में क्रोमोसोम है। क्लियर? अब क्या हुआ? अब हुआ ये, ध्यान से सुनना, इन दोनों के बीच में हुआ फर्टिलाइजेशन, हुआ फर्टिलाइजेशन। दोनों ने मिलकर, जैसे ये मान लो है तो एक दिख रहा है, पर मान लो ये 23, ये भी 23, दोनों ने मिलकर एक नई सेल बनाई जिसमें टोटल क्या हुआ बेटा? 46 क्रोमोसोम बने। ठीक है, दोनों में कितनी सेल बनी? 46 क्रोमोसोम बने। और ये जो क्रोमोसोम 46 बने, ये कुछ अलग ही प्रकार के बने, दोनों मिक्स हो गए ना। तो अब ये कारण है, एक तो ड्यूरिंग द डीएनए मिक्सिंग, ड्यूरिंग द डीएनए क्रॉसओवर आपके कैरेक्टर मिक्स हो जाते हैं, जिससे नेक्स्ट जनरेशन आपको बदली हुई दिखाई देती है। हमेशा जब भी हम किसी सेल से डीएनए, अपनी सेल से अपनी प्रोजेनी वाली सेल को, नेक्स्ट सेल को डीएनए देते हैं तो अपना डीएनए कॉपी करते हैं। कॉपी करने के दौरान अगर कुछ भी गड़बड़ी हो गई तो आपकी नेक्स्ट सेल में वो चेंजेस दिखाई देंगे। हो सकता है ना दिखाई दे, पर वो चेंज हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जनरेशन में थोड़ा और चेंज होगा, नेक्स्ट जनरेशन में और चेंज होगा, धीरे 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 चेंज इकट्ठा होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा और एक नई स्पीशीज आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात? तो हमेशा ये बात याद रखना कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन द फीमेल एंड मेल क्रोमोसोम गेट मिक्स्ड सो दैट द वेरिएशन गेट अराइजेस। नेक्स्ट रीजन, ड्यूरिंग द डीएनए कॉपी
ठीक है, whenever we transfer our DNA we have to copy our DNA, ठीक है, and then copy will transfer to the next cell, ठीक है। कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि जब सेल ही अपना DNA दे देगी तो वो बेचारी खाली हो जाएगी ना, तो पहले वो अपना DNA कॉपी करती है और कॉपी देती है नेक्स्ट सेल को, ठीक है। सो कॉपी करने के दौरान DNA में अगर कुछ भी चेंज आया तो नेक्स्ट सेल में चेंज वाला DNA जाएगा, फिर वो अपना कॉपी करेगी, फिर नेक्स्ट सेल में थोड़ा और चेंज करेगी, धीरे 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 करके सेल्स में इतना चेंज आ जाएगा कि एक नई स्पीशीज आ सकती है। क्लियर? दो कारण मैंने आपको बताया, डीएनए कॉपी में एरर एंड द मिक्सिंग ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, ये वेरिएशन के कारण होते हैं इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और डीएनए कॉपी में एरर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी हो सकता है, पर वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है। क्लियर है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये चेंज लाता है, डीएनए कॉपी में एरर इसकी वजह से होता है। एंड ऑल्सो देखो मैंने यही बोला था ना, बोलो बताओ, पहला मैंने क्या बोला आपको, यही बोला था ना, पहला कारण क्या होता है कि फ्यूजन जब आप करते हैं तो आपको नए कॉम्बिनेशन वाले क्रोमोसोम्स मिलते हैं, ये कारण। दूसरा, डीएनए कॉपी करने के दौरान जो एरर होते हैं उनकी वजह से भी हमें वेरिएशन दिखाई देते हैं। क्लियर हो गया इतनी बात? डन डना टन डन डन टन टना टन 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 तारा। ठीक है, आ जाओ, व्हाट इज जेनेटिक्स? व्हाट इज जेनेटिक्स? ठीक है, जेनेटिक्स जब भी हम किसकी बात करते हैं, जीन की, डीएनए की, क्रोमोसोम की, उनके इनहेरिटेंस की, बेटा वही जेनेटिक्स है। चलो आओ देख लो, यही लिखा होगा इसमें, और कुछ लिख ही नहीं सकता इसमें। अरे यार, ठीक है, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन इन द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जेनेटिक्स। नाउ आपके मन में ये सवाल आना चाहिए, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन था, मैम आपने ये बोला, मैम आपने ये बोला। आ जाओ, वो एक बार और अपन डाउट क्लियर कर लेते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट या दुर्घटना ना हो आपके साथ एग्जाम में। ठीक है, कि आप गलत सलत लिख के आ गए और फिर ढींगरा बोलेंगे मैडम आपने तो ये बोला था। ठीक है, चलो बेटा आप शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना है ना। जब भी हम कोई वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें हम हेरिडिटी एंड वेरिएशन के बारे में पढ़ते हैं उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इनहेरिटेंस क्या होता है? इट इज अ प्रोसेस। भैया एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जीन्स डीएनए जा रहा है, पर कौन से प्रोसेस से जा रहा है? वो होता है इनहेरिटेंस। जा रहा है ये हेरिडिटी है, पर कौन से प्रोसेस से जा रहा है? ये इनहेरिटेंस कहलाता है। ओके, ये डन हुआ। तो अब जब भी डीएनए जाता है तो कैसे जाएगा? कॉपी करने के दौरान जाएगा। कॉपी में अगर कुछ एरर हो गया तो नेक्स्ट जनरेशन में या कुछ आगे आने वाली जनरेशन में आपको चेंजेस दिखाई देंगे। ये चेंजेस क्या कहलाते हैं लल्ला? ये क्या चेंजेस कहलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वेरिएशन। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? एक ही कंसेप्ट को कम से कम 15-15, 20-20 बार मैं एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि किसी भी परिस्थिति में सोते, उठते, जागते, पॉटी करते समय अगर आपको ये सवाल आए तो ये आपको बनना चाहिए। ठीक है, इसीलिए इतना एक्सप्लेन करती हूँ। वेरी शॉर्ट में तो एक्सप्लेन नहीं करना है, पर मैं चाहती हूँ कि आपको सब बने। तो वो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जिसमें आप ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, जीन डीएनए वगैरह पढ़ते हैं, और उनकी वजह से नेक्स्ट जनरेशन में क्या वेरिएशन हो रहा है उसके बारे में पढ़ते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं लल्ला जेनेटिक्स। क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। क्लियर है? ओके, नाउ अब हमको बात करना है जीन। मैम ये क्या लल्लू सवाल है मैम? ठीक है, आ जाओ, जीन क्या होता है? जीन में मैंने आपको ये समझा। देखो, आई नेवर बिलीव इन द रीडिंग ऑफ द आंसर्स फ्रॉम द बोर्ड। आई नेवर बिलीव इन दिस। आई ऑलवेज बिलीव कि जो मैं बोल रही हूँ वो बात दिल तक, कान तक बैठ जानी चाहिए, दिमाग में घुस जानी चाहिए। मैं कर ये सकती हूँ कि मैं आऊँ और यहाँ पे पढ़ लूँ ये होता है, ये होता है, तो आई डोंट बिलीव इन दिस एंड आई डोंट लाइक इट। ठीक है, बोर्ड पे नहीं भी लिखा होता, चाहे लिखा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लाती हूँ ताकि तुम स्क्रीनशॉट लेके तुमको एक परफेक्ट आंसर मिले। एक्सप्लेनेशन तो मैं दे ही रही हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय जीन? जीन इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए बेटा। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि आपका जो डीएनए होता है वो बेसिकली प्रोटीन बनाता है। बनाता कि नहीं बनाता? आपका जो डीएनए है वो बेसिकली प्रोटीन बनाने का कार्य करता है। अब आपकी बॉडी में तो इतने सारे प्रोटीन है यार, हजारों प्रोटीन है। अब अगर हर डीएनए एक प्रोटीन बनाएगा तो आपके न्यूक्लियस में तो इतने हजार डीएनए हो जाएंगे। अब इतना हजार डीएनए होगा तो पता चला न्यूक्लियस ही फट गया। तो अपन क्या करते हैं कि डीएनए के लॉन्ग थ्रेड में एक डेडिकेट कर देते, तू ये वाला प्रोटीन बना ले, तू ये वाला प्रोटीन बना ले, तू ये वाला प्रोटीन बना ले। अब हर सेगमेंट अलग अलग प्रोटीन बना रहा है, तो एक ही डीएनए मल्टीपल प्रोटीन्स बना सकता है, पर उन सेगमेंट के कुछ नाम होने चाहिए। शिप्रा मैम रख दो, पर नहीं रखा गया। ठीक है, मेंडल ने बोला इसका फैक्टर रख दो, बाद में चल के हमने उसको और एडवांस किया और उसका नाम हमने जीन दे दिया। सो जीन इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर द प्रोटीन। और पूरी बॉडी जो आपको दिख रही है वो बेसिकली प्रोटीन का ही रिजल्टेंट है बेटा। जैसे आप दिखते हैं, जैसे आपके बाल है, जैसे आपका स्किन है, दे ऑल आर प्रोटीन। ठीक है, सो जीन इज द स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए जो कि इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन लेके जाता है।
और एक्चुअली डीएनए का कॉम्पैक्ट फॉर्म है क्रोमोसोम, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि डीएनए जो जीन्स होते हैं वो क्रोमोसोम में लिक्विडेटेड होते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन एवरीबॉडी, डिफाइन द एलील्स। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड एलील्स? ये सब हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं लल्ला। आप जाओ लास्ट लेक्चर्स को देखो, लास्ट लेक्चर मेरा वन शॉट वीडियो ऑफ हेरिडिटी है, देखो, इट विल चेंज योर लाइफ, इट विल चेंज योर पर्सपेक्टिव टुवर्ड्स बायोलॉजी। द पर्सन हु नफरत करो फ्रॉम द बायोलॉजी, वो भी प्यार करने लगेगा इस सब्जेक्ट से। और मैं इंडिया के हर बच्चे को चाहती हूँ कि बायोलॉजी उनकी उंगलियों में रहे, लल्ला। ठीक है, किसी बच्चे ने मुझे बोला कि मैम आप बहुत गाना गाती हो, तुमने मुझे नज़र लगाई और देखो मेरी आवाज़ कैसी हो गई, भैंसों जैसी भय हो रही है। ठीक है, पर मैं रुकूंगी नहीं, मैं झुकेगा नहीं। ठीक है, ये वाला हो गया, मतलब कैसे बोलते हैं यार, मैं झुकेगा नहीं। ठीक, चलो आ जाओ। डिफाइन एलील्स। व्हाट डू यू मीन बाय एलील्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जीन्स एंड एलील्स? सपोज दैट बेटा ये दो क्रोमोसोम्स हैं, क्लियर है? ठीक, अब हम इन दोनों, एक मम्मी से आया और एक पापा से आया, इन दो क्रोमोसोम्स में, मम्मी के क्रोमोसोम में ये मदर का है। ठीक है, ठीक है लल्ला, ध्यान से देखो, आज तुम्हारे लिए वाइट स्लाइड लेके आई हूँ, और अब नहीं चेंज करूंगी मैं, थोड़ा और लाइट बढ़ा दूंगी मैं। देखो इंसान जो है ना, ही और शी ऑलवेज इन द लर्निंग प्रोसेस, हमेशा इंसान कुछ ना कुछ नया सीखता है और उससे बेटर बन के ही बाहर निकलता है। आपको पुरानी की हुई चीज़ों से सीख लेनी चाहिए और उसको जो है सीख कर नए अच्छा इंसान बन के निकलना चाहिए। सो कंटिन्यूसली आई एम ट्राइंग कि आपको एक अच्छा वर्जन मिल जाए, और उम्मीद कर रही हूँ कि आज ये बेटर वर्जन होगा और एक दिन वी विल, ठीक है, सक्सेस, वी विल गेट सक्सेस इन दिस। और मुझे लगता है कि मैंने बहुत बेटरमेंट कर लिया है, मैं इस चीज़ में बहुत तेज़ हूँ कि मैं हर चीज़ प्रिसाइज, बेस्ट, शानदार होनी चाहिए। ठीक है, तो बेटा ये मान लो कि ये फादर से क्रोमोसोम है और एक मदर से है, क्लियर है? मान लेते हैं कि मदर में हम किसकी बात कर रहे हैं मैम? हमने कैरेक्टर लिया है बेटा जी, कौन सा कैरेक्टर लिया है लल्ला? हमने हाइट। क्या लिया है? हाइट। कैरेक्टर हमने क्या ले लिया है? हाइट। अब ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, मान लो कि मदर के क्रोमोसोम में ये हाइट वाला जीन यहाँ पे है, टॉल मान लो है मदर, उसके पास ये वाला जीन है, पर फादर में हाइट वाला जीन यहाँ पर है और फादर के पास डॉर्फ है, मतलब फादर के पास बोना वाला जीन है। तो ये वाले जो जीन है ना, अब ये जीन कहलाएंगे, ये हैं जीन्स। ठीक है, ये हैं जीन्स। दो क्रोमोसोम में एक ही कैरेक्टर के जीन अलग अलग लोकेशन पे हैं भैया, एक मदर में हाइट वाला यहाँ है तो फादर में ये वाला है, तो ये जीन्स कहलाएंगे। अब आपको दूसरी कंडीशन समझा देती हूँ लल्ला, आ जाओ देखो ध्यान से। ये क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों में मदर हो चाहे फादर, दोनों में हाइट वाला जीन एक ही लोकेशन पे, एक ही लोकेशन पे है। ठीक है, जैसे ये कैपिटल टी है, फादर का स्मॉल टी है, कोई टेंशन नहीं, पर लोकेशन तो दोनों क्रोमोसोम में सेम है ना, तो इनको अब हम कहते हैं एलील्स, एलीली। ठीक है, इन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? एलील, सेम लोकेशन पे। क्लियर है? आ जाओ इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, इसको क्लियर करें। चलो, जीन्स विच कोड्स फॉर अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स आर नोन एज एलील्स। ठीक है, दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ सेम जीन। ठीक है, एंड दे ऑलवेज लोकेटेड ऑन द सेम पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट क्रोमोसोम। इसमें ऐड नहीं किया है पर मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? समझ गए आप? ठीक, आइए अब अपन बात करते हैं कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है, नॉर्मली हमको ये पता है कि हमारा जो सेक्स डिटरमाइन होता है ह्यूमन बींग्स का, वो कैसे डिटरमाइन होता है? बाय द एक्स एंड वाई क्रोमोसोम्स। ठीक है, जेनेटिकली हमारा सेक्स डिटरमाइन होता है कि लड़की बनेगा लड़का बनेगा। पर क्या एनवायरनमेंट में ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म है जिनके में जो है आपका टेम्परेचर डिसाइड करे कि क्या बनेगा? तो जी हाँ, जैसे कि स्नेल्स और टर्टल्स, इनके में टेम्परेचर डिसाइड करता है कि मेल्स बनेगा फीमेल। ज़्यादा टेम्परेचर पे लड़का बनता है और कम टेम्परेचर पे लड़की बनती है। ओ हो। ठीक है, तो बेस्ट एग्जांपल इज स्नेल। स्नेल जो है उसका एनवायरमेंटल, इवन उनका सेक्स इस पे भी डिटरमाइन करता है कि जो लड़का है, मेल है, जब वो फीमेल से चिपका रहेगा तो फीमेल मेल अंडे देती है। अगर अलग अलग हो गया फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब कॉपुलेशन के बाद, तो फीमेल अंडे देती है। तो ये भी टेम्परेचर तो डिसाइड करता है, साथ में ये भी चीज़ें डिसाइड करती हैं। तो ये हमेशा हर ऑर्गेनिज्म में ये लल्ला बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि क्रोमोसोम सेक्स को डिसाइड करे। हो सकता है कि एनवायरनमेंट का कोई फैक्टर उसके सेक्स को डिसाइड कर रहा हो। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आया? इसमें आप टर्टल भी लिख सकते हैं। क्लियर है? चलो, अब ये सारे आपको ट्रेट्स दिए गए हैं। ट्रेट्स क्यों दिया गया है? क्योंकि डॉर्फनेस किसका ट्रेट है? इसका कैरेक्टर क्या है? हाइट। तो डॉर्फनेस क्या हुआ? उसका ट्रेट। फ्लावर कलर क्या है? कैरेक्टर। तो वॉयलेट फ्लावर क्या हुए? उसके ट्रेट्स। ठीक है, रिंकल्ड सीड्स जो होते हैं
तो ये सीड का शेप है, रिंकल्ड आपको स्पेसिफाई कर दिया है, तो ये क्या है लल्ला, ये है आपका ट्रेट्स। ठीक है, अब आपको इन 1 2 3 में ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों, आंखों के तारे, चांद सितारे, राज दुलारे, बताओ जल्दी से, ये तीनों में कौन सा डोमिनेंट है, कौन सा रेसेसिव है। देखो भैया, वॉयलेट फ्लावर जो होते हैं ये डोमिनेंट होते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। फ्लावर के कलर में वॉयलेट जो होता है वो डोमिनेंट होता है और व्हाइट कलर रेसेसिव होता है। सीधी बात है ना, व्हाइट में कोई कलर ही नहीं बना क्योंकि कलर वाला जीन डिफेक्टेड हो गया, तो फ्लावर में कोई कलर ही नहीं बन पाया। वायलेट बढ़िया सुंदर शानदार कलर होता है और वो डोमिनेंट होता है। रिंकल्ड सीड जो होते हैं ये रेसेसिव है। और मुझे बताओ कि सीड के पी के सीड का शेप का डोमिनेंट कौन होता है बेटा, राउंड। और ये है आपका रेसेसिव ट्रेट ऑफ हाइट, तो इसका डोमिनेंट ट्रेट क्या होता है, टॉल। टॉल और डॉर्फ, हाइट कैरेक्टर है और टॉल इसका ट्रेट है और डॉर्फ इसका एक ट्रेट है। क्लियर, टॉल होता है डोमिनेंट ट्रेट और डॉर्फ होता है रेसेसिव ट्रेट। बहुत ही सिंपल सवाल। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हेरिडिटी में सिर्फ हेरिडिटी आना है। तुमको पता है कि तुमको हेरिडिटी टफ क्यों लगता है, तुमको वो जो डाई हाइब्रिड क्रॉस है ना, सिर्फ उसमें दिक्कत आती है, बाकी तुमको किसी में कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इतने प्यार से तुम्हें पढ़ाया है ना, इतने प्यार से तुम्हें पढ़ाया है कि कंसेप्ट एकदम मक्खन मलाई होंगे। बिल्कुल भी घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, चिल मारो, आराम से पढ़ो, सब समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं हूँ, ठीक है, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, मैं हूँ। आपको मैंने वादा किया कि पढ़ाऊंगी तो पढ़ा रही हूँ। ठीक है, आ जाओ। A pair of contrasting character behaves independently each other. Which law of Mendel's this statement supports? आओ। देखो, इसके लिए मैंने आपको एक रूल बताया था, बताओ। ठीक, हम लोग जब ये करते हैं तो गैमीट्स बनाने पड़ते हैं हमें। किसी भी नया कॉम्बिनेशन बनाने के लिए पुराने वाले कॉम्बिनेशन को बेटा जी तोड़ना पड़ता है। और अब ये क्या बने, ये बने मैम जी गैमीट। क्या बने, ये गैमीट बने कि नहीं बने, अरे बोलो ना, गैमीट बने। अब ये गैमीट स्वतंत्र है इसके साथ फ्यूज करने के लिए। बेटा ये इसको अपन मेल मानेंगे और इसको अपन फीमेल मानेंगे, तो मेल का फीमेल से ही फ्यूजन होगा, है ना। बकवास मत करना कि इससे इसको फ्यूज करा दिया, ऐसा नहीं बोलेगा, ठीक है। और ये वाला स्वतंत्र है कि ये इससे फ्यूज कर ले, ये वाला स्वतंत्र है कि ये इससे फ्यूज कर ले, ये वाला स्वतंत्र है कि ये इससे फ्यूज कर ले। ठीक, बोलो, स्वतंत्र है ना, कोई टेंशन है क्या, बताओ मुझे। सो बेसिकली आपने इसमें क्या, और यार बेसिकली आपने इसमें क्या देखा, हर जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए स्वतंत्र है। ना तो ये इसके काम में इंटरफेयर करेगा, ना ये इसके काम में इंटरफेयर करेगा, कभी नहीं करेगा। सो एवरी जीन इवन एवरी क्रोमोसोम बेटा जी, एवरी क्रोमोसोम। तुम मुझे बताओ, कोई घर वाला किसी लड़की को कोसे जा रहा है, लड़की देती बच्चा, लड़का पैदा नहीं करती है वो, पर क्या उस लड़की के हाथ में है कि वो लड़का पैदा कर दे, नहीं। मेल ने जो है इजैकुलेशन प्रोसेस से दोनों प्रकार के स्पर्म्स को दे दिया है। मेल ने इजैकुलेशन प्रोसेस से दोनों प्रकार के स्पर्म को दे दिया है, एक्स एंड वाई। समझ गए। अब ये लक बाय चांस है, फ्री है, एक्स भी जा सकता है, वाई भी जा सकता है, तो हम कभी नहीं प्रिडिक्ट कर पाते कि लड़का बनेगा लड़की बनेगी। तो ईच गैमीट इज फ्री, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। व्हेनेवर वी, अच्छा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू फॉर्म द न्यू इंडिविजुअल वी हैव टू सेपरेट द ओल्डर वन एंड वी हैव टू फॉर्म द गैमीट। नो गैमीट विल इंटरफेयर द वर्क ऑफ अनदर गैमीट। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड ऑलवेज ड्यूरिंग द सेपरेशन ईच गैमीट इज प्योर। ठीक है, देयर इज नो इंटरफेरेंस ऑफ अदर कैरेक्टर। ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ईच गैमीट इज फ्री टू गो एनीवेयर, दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है, आइए पढ़ लेते हैं, रीड आउट कर लेते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ऐसा तो नहीं लग रहा ताक दिरा दिन टन टन टारा चलती हो क्या 9 से 12। अरे यार ये कहाँ गया, ओके चलो ठीक। दिस स्टेटमेंट सपोर्ट्स द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यही मैंने आपको बताया, विच रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर टू असॉर्ट देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली। नहीं मतलब है टॉल को जाना होगा तो वो टॉल के साथ चला जाएगा, टॉल को डॉर्फ के साथ जाना डॉर्फ के लिए। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट सीड कलर इज इंडिपेंडेंट ऑफ सीड कोड। जैसे मान लो हम लोगों ने ये कैरेक्टर लिया, ये क्लियर, और एक कैरेक्टर हम लोगों ने लिया, ये क्या है,
हर कैरेक्टर का, हर ट्रेट का रेसेसिव, हर कैरेक्टर, मान लो सीड का शेप लिया हमने राउंड और उसी का एक कंट्रास्टिंग लिया ट्रेट हमने रिंकल्ड, तो हमने सीड शेप लिया है कैरेक्टर, इसका एक ट्रेट लिया है डोमिनेंट, एक लिया रेसेसिव। हम जब इसका गैमीट बनेंगे तो 100% आर ही बनेगा, इसका गैमीट 100% वाई बनेगा, इसका गैमीट 100% आर बनेगा, इसका गैमीट 100% वाई बनेगा। अब ये याद रखना कि ये देखो, ये 2 बना दो, तुम्हारा मन है, नहीं 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 ऐसे थोड़ी शिप्रा मैम आप जो है डायरेक्ट बोल देती हो यार, हमें समझ में नहीं आता, कोई बात नहीं। आओ अब एक चीज तुम्हें सिखाई देती हूँ, ये वाला आर इस छोटू वाले आर, भैया सीड शेप वाला सीड शेप वाले के पास ही जाएगा, सीड कलर वाले के पास नहीं जा सकता। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो 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 देखो, ईच डिफरेंट कैरेक्टर असॉर्ट देमसेल्फ इंडिपेंडेंटली, देयर इज नो इंटरफेरेंस। सीड शेप वाला इस सीड शेप वाले के साथ चला जाए, या यही इसके साथ भी जा सकता है, ये वाला इसके साथ जा सकता है और यही इसके साथ भी जा सकता है। हर गैमीट फ्री है, ठीक है, पर ये याद रखना कि वो किसी और के कैरेक्टर या ट्रेट में इंटरफेयर नहीं करेगा, वो अपने ही ट्रेट के पास जाएगा। पर ये है कि अगर आपके पास आर है, अगर आपके पास यहाँ 2 आर बैठे हैं तो ये इसके साथ भी जा सकता है, इसके साथ भी जा सकता है, कोई कंपल्शन नहीं है। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इंडिविजुअल्स को सैग्रीगेट करना, नए गैमीट बनाना, इसे और गैमीट बनाने के दौरान कोई भी चेंज नहीं होना गैमीट कैरेक्टर में, दिस इज द सेग्रीगेशन रूल। उस गैमीट का किसी दूसरे सेम ट्रेट, मतलब ये मान लो कि सेम कैरेक्टर वाले गैमीट से जाके मिलना, मतलब हाइट वाला हाइट के साथ ही जाएगा, वो डोमिनेट हो चाहे रेसेसिव, वो फ्री होते हैं गैमेट। दिस इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। क्लियर है? आइए, विच सेक्स क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन मेल्स एंड फीमेल, मतलब ये तो मतलब ठीक है, ऐसे ही सवाल हेरिडिटी से आते हैं बेटा, ऐसे ही सवाल। अभी मुझे केस बेस्ड बेस का कराना है ना, वो मैं लाइव कराऊंगी, ठीक। सो ये हुआ आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन। ये ऐसे ही सवाल आने हैं, आपको क्या करेगा, 3 सवाल को एक साथ जोड़ देगा। पर आपको पता है ना कि मैंने अलग अलग आपको कैसे पढ़ाया है। मेरी नाक मत कटवा के सूट पंखा मत बनवा देना मुझे, ठीक है। चलो, विच सेक्स क्रोमोसोम आर फाउंड इन मेल एंड फीमेल। ओहो, फीमेल के पास ये, मेल के पास ये, और इसमें क्या एक्सप्लेनेशन दूं मैं आपको, बोलो जल्दी से। मेल क्रोमोसोम, मेल्स के पास होता है 2 प्रकार का स्पर्म, एक होता है एक्स, दूसरा होता है वाई। फीमेल के पास होते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम, ठीक है। उसके बावजूद फीमेल, ये जीन वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, सो आई डोंट थिंक सो उसको करना है अपन को। आइए, सो ये अगर आपको ये लगता है कि फीमेल सेक्स डिसाइड करती है, तो नहीं, सेक्स तो मेल का स्पर्म ही डिसाइड करता है। फीमेल के पास तो हमेशा ये था बेटा, फीमेल के पास कभी कुछ चेंज आया ही नहीं, फीमेल के पास हमेशा यही था, कोई चेंज फीमेल के पास नहीं आया। फीमेल के पास जीवन सेक्स था, मेल ने डिसाइड करवाया कि लड़का बनेगा लड़की, उसके बाद भी लड़कियों को गालियां बकते, उसके बावजूद लड़कों को भी नहीं बकनी चाहिए, क्योंकि किसी लड़के 300 मिलियन स्पर्म इजैकुलेट होते हैं, एक स्पर्म को जाना है। अब मेल को थोड़ी पता है कि कौन सा स्पर्म चला गया, ठीक है। स्ट्रेस बहुत बढ़ रहा है, तो मेरे स्ट्रेस की इज्जत करो और एग्जाम में फोड़ के आना, बस मैं इतना ही चाहती हूँ। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे से परफॉर्म कर देना, ठीक है। मुझे इंडिया में गर्व करवाना कि मेरे बच्चे हैं। क्लियर है? आ जाओ। हाउ कैन वी से दैट डीएनए कंट्रोल्स द कैरेक्टर एक्सप्रेशन इन ऑर्गेनिज्म, बताइए जल्दी। आपको खुद पता है, मैंने आपको पढ़ाया है ना कि डीएनए से क्या बनता है, प्रोटीन। इस बॉडी में जितना कुछ भी दिख रहा है, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इस बॉडी में जितना कुछ भी दिख रहा है वो सब प्रोटीन है बेटा, सब कुछ, ठीक है। ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोटीन। तो बॉडी में आपको जो कुछ भी दिखता है वो सब आपका प्रोटीन ही है, ठीक है। सो डीएनए मेक्स प्रोटीन एंड प्रोटीन गिव्स यू अपीयरेंस। तो सही बात है ना, स्टेटमेंट सही है, देख लो ये लिखा है। डीएनए के पास होती है इंफॉर्मेशन, किस चीज के लिए, फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। एज देखो, डीएनए का स्पेशल सेगमेंट क्या पढ़ा हम लोगों ने अभी, डीएनए के स्पेशल सेगमेंट को हम कहते हैं बेटा जीन, ठीक है। और ये जीन क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। और आपकी बॉडी में जो भी अपीयरेंस होते हैं, क्या होते हैं, जो भी अपीयरेंस होते हैं उन्हें हम प्रोटीन से ही, मतलब इसका प्रोटीन गोरा वाला बना, इसका प्रोटीन लंबा वाला बना, इसका प्रोटीन ये बना, तो ईच एंड एवरीथिंग इज इन द बॉडी, इट इज द प्रोटीन, ठीक है। सो सेलुलर डीएनए हैविंग द इंफॉर्मेशन फॉर द मेकिंग ऑफ प्रोटीन, as the genes are responsible for the various processes in the organism and are made up of DNA. We can say that the DNA are the carrier of basic genetic information. So ये मान लो DNA के पास जो होता है इंफॉर्मेशन होती है कि तू इस शरीर में जाएगा तो फलाना प्रोटीन बनाना, ठीक है। माँ बाप अगर लंबे हैं तो डेफिनेटली बच्चा लंबा ही होगा, डेफिनेटली। मतलब मान लो, अब बात अलग है कि उनके जो है, मान लो कि जो मेल है, ठीक है, देखो ध्यान से, इधर सुनो, देखो, आजा, मान लो, ठीक, ओके। और
ठीक, फीमेल थी ये वाली, क्लियर, ठीक। मान लो कि हाइट का जीन है ये वाला पापा के पास, मम्मी के पास ये वाला। गैमीट्स बनाओ ये इसके, गैमीट्स बनाओ, गैमीट्स बना लिए मैम, गैमीट्स बना लिए। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि दोनों के रेसेसिव जीन बच्चे में आ गए हों, बच्चे की हाइट कम हो गई हो। पर अल्टीमेटली ये सारी इंफॉर्मेशन माँ बाप के डीएनए में ही है। माँ बाप के डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी प्रकार के प्रोटीन बच्चे में बन जाते हैं, क्लियर है। तो बच्चा छोटा हो गया या लंबा हो गया, ये इनके जीन्स में थी ये इन्फॉर्मेशन, क्लियर है। दोनों के पास टॉल टॉल होता तो बच्चा कभी डॉर्फ नहीं बनता, पर अगर एक के पास टॉल होता दूसरे के पास डॉर्फ होता तो बच्चा टॉल और डॉर्फ दोनों बन सकता है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है जो किसी बच्चे ने मुझको पूछा था। तो बेटा अगर तुम मेरा वीडियो देख रहे लल्ला तो ये देख लेना मेरा, ठीक है, ठीक है बच्चे, आजा देख लो। Why is variation beneficial to the species but not necessarily for the individual? It is very important सवाल, you have to look out, okay? चलिए आइए पढ़ते हैं। देखिए, वेरिएशंस आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीशीज फॉर द सर्वाइवल, ठीक है। एक आपको मैं एग्जाम्पल बताती हूँ। देखो, ये इवोल्यूशन वाले चैप्टर में ये बीटल के एक्सपेरिमेंट में दिया है। ध्यान से सुनना मेरी बात, तो सब समझ में आ जाएगा। नहीं सुनोगे तो इसीलिए मैंने इस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लाइव नहीं लिया, क्योंकि कराने मुझे बहुत सारे सवाल हैं, फिर वहाँ पर अपन जो है तो बातचीत तुम बताओ, इस चक्कर में टाइम निकल जाता है। इसलिए मैंने ये वाला इस टाइप का सेशन लिया है। केस बेस्ड मैं आपको लाइव कराऊंगी, लाइव में दिखती रहूंगी बेटा, लाइव का टेंशन मत लो मैम, लाइव आओ नहीं। रिकॉर्डिंग जो होती है ना, इसमें हमेशा समय बचता है आपका, ओके। चलिए शुरू करते हैं। वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, शायद आपने नहीं पढ़ा हुआ क्योंकि टर्म 2 में आ नहीं रहा है, पर आपको समझाना जरूरी है। बीटल की पॉपुलेशन थी, बीटल दिखते थे रेड कलर के, तो कौवे उनको जो है पत्तियों में आसानी से देख लेते थे और उनको खा जाते थे। वो बीटल जो है जो बच गए वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते गए। ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, लक बाय चांस किसी एक बीटल को एक ऐसा जीन मिल गया कि वो बीटल हरे कलर का बन गया। अरे ये कैसे हुआ मैम? इट इज लक बाय चांस बेटा, दिस इज अ वेरिएशन। भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे, डीएनए कॉपी हुआ तो उनके पास कुछ ऐसा डीएनए कॉपी होने, डीएनए कॉपी में एरर हो गया तो उस वाले बीटल में एक ऐसा डीएनए पहुंच गया जो हरा कलर बना लेगा। ओ हो। अब ये डीएनए जो हरे कलर का है वो पत्तियों में दिख नहीं पाता था, तो कौवे उसे खा नहीं पाते थे। धीरे धीरे करके कुछ समय ऐसा है कि रेड वाली पॉपुलेशन ही खत्म हो गई पर ग्रीन वाली पॉपुलेशन बढ़ती गई। तो भैया उस लक बाय चांस ड्यूरिंग द कॉपी ऑफ डीएनए, एरर इन द कॉपी ऑफ डीएनए, उसको एक ऐसे टाइप का डीएनए मिल गया कि वो हरे कलर का बन गया। यार ये सर्वाइवल एडवांटेज मिला कि नहीं मिला? तो वेरिएशन जो है वो आपको कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी पॉपुलेशन को सर्वाइवल एडवांटेज दे देता है कि वो पॉपुलेशन वाइप आउट ना हो, ठीक है, नहीं तो सारे लाल वाले होते तो खा लेता, ठीक है। तो वेरिएशन जो होता है वो आपको सर्वाइवल एडवांटेज देता है इन सम एक्सट्रीम कंडीशंस, ठीक है, ये एक्सट्रीम कंडीशन थी। ऑर्गेनिज्म स्पीशीज ऑक्यूपाई वेल डिफाइंड पोजीशन इन द इकोसिस्टम यूटिलाइजिंग देयर रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी, ठीक है। तो ये आपको समझना है कि इंडिविजुअल में वेरिएशन उनको सर्वाइवल कैपेसिटी देखता है, ठीक है, ये याद रखना। पर आप समझो मेरे अंदर देखो एक स्पीशीज के लिए, भैया देखो आपने देखा कि रेड बीटल की पॉपुलेशन थी, अगर ग्रीन बीटल उसमें नहीं बनता तो वो स्पीशीज खत्म हो जाती कि नहीं हो जाती? हाँ मैम हो जाती। अब अगर मेरा जन्म हो गया है तो मेरे अंदर वेरिएशन हो या नहीं हो, इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी नेक्स्ट जनरेशन में होना, मेरी स्पीशीज में जो है वेरिएशन होना ज़रूरी है। तो इंडिविजुअल में वेरिएशन हुआ या नहीं हुआ जन्म के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर उसका वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है और उसका वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में जा रहा है, 14 जनरेशन के बाद वो एक्सप्रेस हो रहा है, तो ये स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल है ना, इंडिविजुअल को तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा है। क्लियर है? समझ में आई बात? तो वेरिएशन हमेशा इंडिविजुअल के लिए बेनिफिशियल, स्पीशीज़ के लिए बेनिफिशियल होता है, जनरेशन्स के लिए होता है। इंडिविजुअल में क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उसका तो जन्म हो ही गया है ना। क्लियर? सो ये हमने कंप्लीट किया बेटा, वेरी शॉर्ट आंसर। नाउ वी विल स्टार्ट विद द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, ठीक है? समझ में आया? बढ़िया आया? कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? आओ अब अपन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर। नाउ बच्चों अब हम स्टार्ट करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। चलो शॉर्ट आंसर शुरू कर लेते हैं अपन फटाफट से। हाउ इज द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम रीस्टोर्ड इन द प्रोजेनी ऑफ सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म? ये बात अब आपको मैं ध्यान से समझाती हूँ, मतलब तुम ध्यान से देखो। बॉडी में स्पर्म, ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, आपके ह्यूमन बॉडी में स्पर्म एंड ओवा, इन दोनों को हम क्या कहते हैं लल्ला? इनको हम कहते हैं गैमीट्स। क्या कहते हैं इनको हम? इनको हम कहते हैं गैमीट्स। क्लियर?
ये दोनों जो होते हैं सिर्फ इनमें होते हैं 23 क्रोमोसोम। ठीक है, कितने क्रोमोसोम होते हैं बेटा? इनमें होते हैं 23 क्रोमोसोम। क्लियर? इनमें होते हैं 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गई इतनी बात? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं। इनमें होता है 23 क्रोमोसोम। डन डन डन। अब पर अगर मैं बात करूं नॉर्मल सेल की, नॉर्मल सेल की, ठीक, तो मान लो कि स्पर्म में कितने क्रोमोसोम है? 23। ध्यान से देखना बेटा क्या बोल रही हूं मैं। मान लो स्पर्म में है 23 और ओवा में है 23। इन दोनों को में क्या हुआ बेटा? फर्टिलाइजेशन। क्या हुआ? फर्टिलाइजेशन। तो अब आपके पास कितने सेल बन गए? 46 वाली सेल बन गई, जिसको हम कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट। अब इस जाइगोट में होगा बेटा सेल डिवीजन। क्या होगा इसमें? सेल डिवीजन। और आपकी बॉडी में मल्टीपल सेल्स बनेंगी। ठीक है, पर इसमें कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। कौन सा? माइटोसिस। ठीक है, तो स्पर्म एंड ओवा बनाने के लिए आप जो क्या नाम से सेल डिवीजन फॉलो करते हैं वो है मियोसिस। और ये मैं ऑलरेडी रिप्रोडक्शन में पढ़ा चुकी हूँ लल्ला, तो मैं अभी नहीं पढ़ा रही। ठीक है, तो हमने क्या किया? स्पर्म एंड ओवा को फ्यूज किया, फर्टिलाइज किया, जाइगोट किया, जाइगोट में माइटोसिस करो। माइटोसिस में का मतलब ये होता है कि माइटोसिस का मतलब ये कि उसमें एक जो सेल है अगर उसमें 46 है तो माइटोसिस के बाद दो जो सेल बनेंगी उनमें भी 46 ही क्रोमोसोम होगा। तो बॉडी के पूरे सेल डिवीजन होते हैं माइटोसिस, सिर्फ स्पर्म एंड ओवा वाले होते हैं मियोसिस। और आपकी पूरी बॉडी के सेल में होते हैं 46 क्रोमोसोम सिवाय स्पर्म एंड ओवा के। क्लियर है? चलिए, तो आपको ये समझ में आया। चलिए अब देख लेते हैं। ईच सेल हैज 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। 46 कैसे हुए? 23 आए मम्मी के, 23 आए पापा के। तो हर एक कैरेक्टर का जो जीन है वो कॉपी में है। तो एक जीन आ रहा है मम्मी से हाइट का, एक जीन आ रहा है पापा से। ठीक है, तो 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम जो है आपका 23 क्रोमोसोम मम्मी से, 23 क्रोमोसोम पापा से। तो हर क्रोमोसोम पेयर में होता है, एक मम्मी का एक पापा का। एंड ईच फ्रॉम द मेल और फीमेल पेरेंट। ईच जर्म सेल और गैमीट टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। ठीक है, अब ये बात आपको याद रखना, जब 2 जर्म सेल कंबाइन होती है, मतलब स्पर्म एंड ओवा कंबाइन होते हैं, तो आपका क्रोमोसोम नंबर कैसा होता है? रिस्टोर्ड इन प्रोजेनी। मतलब देखो पूरी ह्यूमन बॉडी कैसी है? 46 क्रोमोसोम वाली, पर स्पर्म कैसा है? 23 वाला। वो किससे मिला? ओवा से। फिर से क्या हो गया? 46। तो ये 46 की कहानी तो जीवन भर चलती रहेगी। क्यों चलती है? क्योंकि 23 आपस में मिल जाते हैं, फिर माइटोसिस होता है, पूरी बॉडी में 46। इसलिए हर ह्यूमन बीइंग के हर सेल में स्पर्म एंड ओवा को छोड़कर 46 होते हैं ड्यू टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस कारण से सो रिस्टोर्ड है ना 46 नंबर, हमेशा यही रहेगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ऐसा तो नहीं लग रहा, बहुत प्यारे प्यारे से सवाल लाई हूं। आपके एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं बच्चों, मे बी वो कंबाइन फॉर्म में आ जाए। ध्यान से सुनना, आपके एग्जाम में जो सवाल आने वाले हैं मे बी वो कंबाइन फॉर्म में आ जाए, मतलब 2-3 सवाल को कंबाइन करने पर आएगा ही। ठीक है, अब आपसे ये पूछा गया है कि हमको ये बताइए कि वेरिएशन कैसे होता है। तो 2 तो मैंने आपको बता ही दिया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्रोमोसोम मिक्सिंग से, दूसरा डीएनए कॉपी एरर से। आइए देखते हैं। चलिए, डिसिमिलैरिटी बिटवीन द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज इट इज कॉल्ड एज वेरिएशन। ये बात बिल्कुल सही है कि भैया 2 ह्यूमन बीइंग अलग अलग क्यों दिखते हैं? क्योंकि उनमें होता है वेरिएशन। ठीक है, 2 ऑफस्प्रिंग ऑफ सेम पेरेंट शोज द वेरिएशन। आपको पता है कि एक ही माँ बाप के 2 बच्चे अलग दिखते हैं। वेरिएशन अकर ड्यू टू द सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, क्यों क्रोमोसोम? सेक्स क्रोमोसोम। भैया जो सेक्स क्रोमोसोम आ रहा था एक बच्चे में वो कैरेक्टर नहीं, जैसे मान लीजिए कि हर स्पर्म में जो है कॉम्बिनेशन अलग अलग होते हैं। ठीक है, ओके। वेरिएशन अराइजिंग इन जर्म प्लाज्म। हमेशा वेरिएशन कहाँ होता है? जीन्स में होता है। क्लियर है? और हमेशा ये जो वेरिएशन होता है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है। क्लियर है? तो भैया आप धूप में चल रहे थे तो कितने काले हो गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके बच्चे में वो कालापन नहीं जाएगा। पर अगर आपका ओरिजिनल कलर सांवला है और आपके जीन्स सांवले कलर वाले हैं तो डेफिनेटली आपका बच्चा सांवला बन सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? मदर एंड फादर जो होते हैं ये अपने, ऑफस्प्रिंग की स्पेलिंग ऑफ होगी। ठीक है, मदर एंड फादर दोनों अपने जीन्स अपने बच्चे को देते हैं। ठीक है, ओके, क्रोमोसोम की तरह। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम, एट द टाइम है ये। ठीक है, TIME। ओके, उसके बाद जब मम्मी और पापा के क्रोमोसोम आपस में मिक्स होते हैं तो इसे हम रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन होने के दौरान नए कॉम्बिनेशन हमेशा बनते हैं, जाइगोट फॉर्म होता है, बोथ पेरेंट के जीन आपस में आते हैं और यही वेरिएशन जो होते हैं ये नेक्स्ट जो है उसमें जाते हैं। तो कुल मिला के ये आंसर आपको क्या बता रहा है? ये आंसर हमको ये बता रहा है, सीधी सीधी बात है कि ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन व्हेनेवर द 2 पार्ट्स ऑफ द क्रोमोसोम, वन फ्रॉम द मेल एंड सेकंड फ्रॉम द फीमेल, गेट कंबाइंड बेटा जी, हमेशा वो एक नए प्रकार का, ध्यान सुनना, नए प्रकार
प्रकार का क्या बनता है, नया कॉम्बिनेशन बनता है 46 क्रोमोसोम का, और ये नए प्रकार का 46 क्रोमोसोम का कॉम्बिनेशन नेक्स्ट जनरेशन में जाता रहता है। क्लियर है, समझ में आ रही बात। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से वेरिएशन आता है, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से वेरिएशन आता है, वेरिएशन डीएनए कॉपी एरर की वजह से आता है। ये 3 कारण तो मैंने आपको यहीं खड़े खड़े बता दिया, अब इसको आप आराम से एक्सप्लेन करना। ठीक, चलिए अब अपन बात करते हैं, मेंडल का एक्सपेरिमेंट आ गया। व्हाई डिड मेंडल कैरी आउट एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 2 ट्रेट्स इन अ गार्डन पी। पहला क्वेश्चन, व्हाट were his finding with respect to the inheritance of traits in F1 and F2 generation? Second question, state the ratio obtained in the F2 generation above mentioned experiment. ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ओके, above mentioned experiment, above mentioned तो कोई एक्सपेरिमेंट। चलो अब अपन बात करते हैं कि मेंडल ने 2 ट्रेट्स को गार्डन पी में स्टडी से 2 ट्रेट्स लिए उसने। ठीक है, एक कैरेक्टर, पहले अपन लोगों ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम लोगों ने एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट लिए। ठीक है, अब 2 ट्रेट उन्होंने क्यों लिए गार्डन पी में ये बताना है, टू शो द इंडिपेंडेंट इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अपन को ये लिखना था। ठीक है, अब 2 ट्रेट्स लिखे, ध्यान से सुनो। मेंडल ने, ध्यान से सुनना, मेंडल ने एक कैरेक्टर लिया है मोनोहाइब्रिड में, 2 कैरेक्टर लिए हैं भैया डाईहाइब्रिड में। ठीक है, अब सवाल यहाँ पर ये होना चाहिए था कि मेंडल ने 2 कैरेक्टर क्यों लिए अपने स्टडी में। ठीक है, 2 कैरेक्टर क्यों लिए अपनी स्टडी में। कैरेक्टर ठीक है, ट्रेट्स आपको लिख के आएगा पर आपको समझना कैरेक्टर है। ठीक है, क्यों लिए, मतलब एक से काम नहीं चल पा रहा था, पगला रहे थे कि दिमाग खराब था। 2 कैरेक्टर उन्होंने क्यों लिए, उनको ये बताना था। मेंडल को क्या बताना था, चलो इसका एक्सपेरिमेंट लगा ले हम लोग। चलो बाद में लगाते हैं। मेंडल ने ये कॉम्बिनेशन क्यों लिया, क्या रीज़न है कि मेंडल ने ये कॉम्बिनेशन लिया। क्लियर है, हमको ये बताना है कि व्हाई डिड मेंडल टुक दिस कॉम्बिनेशन। क्योंकि मेंडल ये बताना चाहते थे कि आप ये वाला कैरेक्टर ले लो, ये वाला कैरेक्टर ले लो, इसके साथ कोई और कैरेक्टर भी ले लो, 10 कैरेक्टर ले लो, कभी भी कोई भी कैरेक्टर दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। हमेशा जीन स्वतंत्र घूमते हैं और अपना वो कॉम्बिनेशन वाला जीन ढूंढ ही लेते हैं। कलर वाला हमेशा कलर वाले को ढूंढेगा, शेप वाला हमेशा शेप वाले को ढूंढेगा। तो उन्होंने 2 कैरेक्टर अपने जो है एक्सपेरिमेंट में इसलिए लिए क्योंकि वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाना चाहते थे। ठीक है, समझ में आई बात। अब मुझे बताओ कि उनको F1 एंड F2 में क्या मिला था, याद करो। F1 एंड F2 में जब इन्होंने ये लगाया था एक्सपेरिमेंट, क्या मेरे पास कोई ब्लैंक पेज है क्या मेरे पास, हाँ यहाँ पे लिखूँ क्या, यहाँ पे लिखती हूँ ना। ओके, ब्लैंक पेज तो मेरे पास बहुत सारे थे यार। ओके, और इतना सारा पलटना पड़ेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, मैं पीछे ही लिख देती हूँ। मेरे पास बहुत सारे ब्लैंक पेजेस हैं, लेके तो मैं आई थी, दिख क्यों नहीं रहे हैं। टिंग 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 टिंग। ओके, मैं यही समझा देती हूँ, लिसन टू बी वेरी केयरफुली। ठीक, मेंडल ने ये लिया था 2 कैरेक्टर। ठीक है, अब ये कैरेक्टर लिया है, एक लिया है सीड का शेप, एक लिया है सीड का कलर। सीड का शेप है राउंड और सीड का कलर है येलो। ये बेटा मैं कितने बार पढ़ा चुकी हूँ, बहुत बार। ठीक है, और इसका फिर उन्होंने क्या लिया, रेसेसिव भी लिया। पहला सवाल ये पूछा गया कि 2 क्यों लिए। 2 लेने का कारण ये था कि मेंडल को ये दिखाना था कि 2 कैरेक्टर ले लो, 3 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट जनरेशन में इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होती रहती चीज़ें, नेक्स्ट जनरेशन में जाती रहती। क्लियर। अब आपके मन में ये सवाल है, देखो गैमीट अलग कर लो। ठीक है, कोई कुछ भी कर लो, इसका गैमीट 100% कैपिटल R ही बनेंगे। ठीक है, तो 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके गैमीट 100% कैपिटल Y बनेंगे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। इसके गैमीट 100% स्मॉल r बनेंगे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। और इसके गैमीट 100% स्मॉल y बनेंगे, 2 बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब r वाले के साथ ही फ्यूज करेगा, इसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता, इसके साथ इंटरफेयर नहीं कर सकता। शेप वाला शेप वाले के साथ बन गया। ठीक है, कलर वाले के साथ बन गया। तो मुझे बताओ कि F1 जनरेशन में आपको क्या कैरेक्टर दिख रहे हैं, बताइए जल्दी से, शुरू हो जाइए, बताइए मुझे F1 जनरेशन में आपको क्या दिख रहा है। सीधी सीधी बात है मैम, F1 जनरेशन में हमको राउंड और येलो दिख रहा है। क्लियर, क्योंकि आपने लॉ ऑफ डोमिनेंस में ये पढ़ा कि अगर आपके पास 2 जीन्स में, हमेशा ये याद रखना कि अगर आप कोई इंडिविजुअल, मान लो एक मटर का पौधा है और उसका सीड का शेप राउंड है, तो ये जेनेटिक कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये हमेशा मान लो ये मेल से आ रहा है और ये फीमेल से आ रहा है, ये बात याद रखना।
कोई भी कॉम्बिनेशन में बात कर रहे हैं तो कॉम्बिनेशन में दो होते हैं, एक मेल से आता है जीन और एक कहाँ से आता है, फीमेल से। हमेशा हर चीज़ पेयर में होती है, पेयर में नहीं है तो वो गैमीट है, ठीक है, जैसे ये गैमीट्स है। अब F1 जनरेशन में आपको सारे राउंड और येलो क्यों मिले? क्योंकि आपके पास था कैपिटल R और आपके पास था कैपिटल Y, दूसरा स्मॉल था तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस है। तो ये क्लियर हुआ कि आपको F1 जनरेशन में क्या मिला। आ जाइए अब अपन वो वाले सवाल में आ जाए। ओके, तो F1 जनरेशन में आपको मिला सारे डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, बताओ। और मुझे बताओ कि F2 जनरेशन में क्या मिला। भैया F2 जनरेशन में तो आपको 9:3:3:1 का रेशियो मिला। तो F2 जनरेशन में तो आपको 16 प्लांट मिले और 16 में 4 प्रकार के प्लांट मिले थे। याद है आपको? बताइए मुझे, याद है आपको? F2 यहीं पे लिख लेते हैं। आपको याद होगा कि अब हमने इसमें रूल पे आपको वो अलग से डायहाइब्रिड क्रॉस फिर से समझाऊंगी। आपको याद होगा कि F2 जनरेशन में जो रेशियो हमको फिनोटिपिक मिला था, फिनोटिपिक रेशियो कौन सा रेशियो होता है लल्ला? फिनोटिपिक रेशियो शिप्रा मैम वो रेशियो होता है जिसमें हम चीज़ों को बाहर से देखते हैं। अच्छा तू ऐसा दिख रहा है, तू तो बहुत सुंदर है, तू तो बहुत अच्छा है, तेरे बाल तो बड़े सुंदर हैं, तू बहुत गंदा है। तो जो चीज़ आपको दिखती है वो होती है फिनोटिपिक कैरेक्टर। तो हमें मेंडल को 16 प्रकार के प्लांट डायहाइब्रिड क्रॉस में मिले, ठीक है, जिसमें से 4 प्रकार के प्लांट, ध्यान से सुनना, मेंडल को 16 प्रकार के प्लांट मिले डायहाइब्रिड क्रॉस में, जिसमें 16 प्रकार मतलब 16 प्लांट मिले जो कि 4 प्रकार के थे। 9 कैसे थे बेटा? राउंड और येलो, ये हमको पता चला, ठीक है। 3 कैसे थे बेटा? ये हम पढ़ेंगे अभी। मैं आपको क्रॉस जिसको नहीं समझ में आया था उसको अभी भी आ जाएगा, लॉन्ग आंसर में लेके आई हूँ मैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये कैसा था बेटा? येलो और रिंकल्ड। 3 कैसे मिले? येलो और रिंकल्ड। एक मिला हमको कैसा? लल्ला। एक मिला हमको ग्रीन और राउंड, ठीक है। और एक हमें मिला, 3 हमें मिले ग्रीन और राउंड, और एक हमें मिला ग्रीन और रिंकल्ड। क्लियर है? तो बेसिकली F2 जनरेशन में आपको 4 प्रकार के पौधे मिले। क्लियर? तो F2 जनरेशन में हमको रेशियो 3 ये मिला था। क्लियर है ये वाला कहानी? क्लियर? सो आप मुझे बताओ F2 जनरेशन में डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या था फिनोटिपिक? 9:3:1। तो ये सवाल सही है कि मेंडल ने 2 कैरेक्टर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को दिखाने के लिए उन्होंने जो है F1 में क्या मिला, उनको सारे डोमिनेंट मिले, F2 में 4 प्रकार के पौधे मिले, वो मैंने बताया कौन कौन से थे, और आपको रेशियो मिला 9:3:3:1। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने किस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था? ओ मैम ये तो बहुत ही, हम तो सोते रहते तो भी हमको याद है। मेंडल ने जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया बेटा वो है पाइसम सटाइवम, ठीक है, पी। ऐसा नहीं है कि मेंडल ने सिर्फ पाइसम सटाइवम पे एक्सपेरिमेंट किया था बेटा, बहुत सारे और प्लांट्स पे भी एक्सपेरिमेंट किया था, पर मेंडल का जो इंटरेस्ट है ना वो पाइसम सटाइवम पे ही रुका, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी वाज ऑब्टेन्ड बाय द मेंडल इन F1 एंड F2 व्हेन ही क्रॉस द टॉल एंड शॉर्ट प्लांट? हा, बड़ा ही आसान है ये। इसने बोला जब उन्होंने टॉल एंड डॉर्फ लिए, बेटा ये याद रखना कि ये प्योर टॉल और प्योर डॉर्फ है। प्योर का मतलब इसको आप उगाते जाइए, एक बार भी डॉर्फ नहीं बनेगा। इनको आप उगाते जाइए। जब मेंडल को ये समझ में आया प्योर हम कब सिलेक्ट करते हैं? बहुत बार जब आप रिप्रोडक्शन कराते हैं और एक समय ऐसा आता है कि सिर्फ टॉल ही टॉल मिलने लगते हैं। अब वो आपका हमेशा टॉल ही बनाएगा, वो होते हैं प्योर प्लांट्स, ठीक है। उसके बाद इसके गैमीट्स बनाओ, ठीक है। अब आपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या पढ़ा कि हर गैमीट स्वतंत्र है, कोई किसी के साथ भी जाए। F1 जनरेशन में आपको मिलेगा तो कैपिटल T स्मॉल t ही ना, बोलो ये इसके साथ ही मिलेगा ना भैया। ये है, इसको आपने मान लिया मेल, इसको आपने मान लिया फीमेल। क्लियर है? तो मेल फीमेल वाले गैमेट के साथ जाएगा। मेल के पास सारे कैपिटल टी हैं, फीमेल के पास सारे स्मॉल टी हैं। तो F1 जनरेशन में आपको क्या मिलेगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। क्लियर है? बोलो। तो F1 जनरेशन में आपको सारे टॉल मिले, ठीक है। 100% कैसे मिले टॉल? यही क्वेश्चन ये पूछ रहा है। क्लियर? अब इसमें हमने क्या कराया था F1 जनरेशन का, इधर आओ। F1 अब ये बहुत सारे बच्चों को कल समझ में नहीं आया था तो वो आज समझेंगे। अब हमें करानी है F1 जनरेशन में सेल्फिंग, मतलब इसी पौधे को आपको मेल मानना पड़ेगा और इसी पौधे को आपको फीमेल मानना पड़ेगा बेटा जी, ठीक है। तो इसी पौधे को आपको क्या मानना पड़ेगा? मेल, और इसी पौधे को आपको मानना पड़ेगा फीमेल। हाँ मैम मान लेते हैं। अब किसी बच्चे को ये नहीं समझ में आ रहा था कि 13, 23, 14, 24 रूल कैसे लगाए। तो अगर आपको नहीं बन रहा है तो एक टेबल बनाओ, ठीक है। कोई भी नया कॉम्बिनेशन बनाने से पहले पुराने वाले को सेपरेट करो। हमेशा इधर साइड पे आप लिखते हैं बेटा मेल, इधर साइड मेल लिख लो और इधर साइड फीमेल लिख लो। मेल के गैमीट को सेपरेट करो, ये बनेगा। फीमेल के गैमीट को सेपरेट करो तो भी यही बनेगा। आप ऐसे भी बना सकते हो, कैसे भी, कान ऐसा पकड़ो, ऐसा बनाओ, रिजल्ट सही आना चाहिए।
अब इस कैपिटल टी का इस कैपिटल टी से बनाओ तो ये बनेगा, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से बनाओ तो ये बनेगा, इस कैपिटल टी का स्मॉल टी से बनाओ तो ये बनेगा, और इस स्मॉल टी का इस स्मॉल टी से बनाओ तो ये बनेगा। बने? ठीक है। अब F2 जनरेशन में ध्यान से देखो, ठीक है। अब आ रही, दिस इज द F2 जनरेशन, ठीक है, फाइलियल जनरेशन 2। प्लांट्स को ध्यान से देखो, कितने कैपिटल टी दिखते हैं मैम? एक कैपिटल टी एक। कितने बेटा जी कैपिटल टी स्मॉल टी दिखते हैं? ये आप समझे ना, इस कैपिटल टी का इन दोनों से, एक स्मॉल टी का इन दोनों से किया तो हमें ये 4 जो है प्लांट मिले। 2 कैपिटल टी स्मॉल टी दिखते हैं और 2 स्मॉल टी दिखते हैं। ये बेटा कौन सा रेशियो है लल्ला? ये है आपका जीनोटिपिक रेशियो। ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, पर एक बच्चा था जिसको ये समझ में नहीं आ रहा था, उसके लिए बता रही हूँ, ठीक है। तो ये है आपका जीनोटिपिक रेशियो, जिसमें आप जीन देख रहे हो, कैपिटल टी स्मॉल टी। पर अगर इन प्लांट को मेंडल बाहर से देखता तो कितने इसको दिखते बेटा टॉल? अब हमको निकालना है फिनोटिपिक रेशियो बेटा। क्या निकालना है? फिनोटिपिक रेशियो। अगर मेंडल बाहर से देखे तो कितने टॉल दिखेंगे? जिसके पास भी कैपिटल टी होगा, 1 हो 2 हो, वो सब टॉल बनेंगे। और 3 में आपको कैपिटल टी दिख रहा है तो 3 टॉल, और 1 में कैपिटल टी नहीं दिख रहा है तो वो है डॉर्फ। तो आपका फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में 3:1, बाहर से दिखने वाली चीज़ है वो बड़ा सुंदर है बस, ठीक है। तो फिनोटिपिक रेशियो है 3:1 और जीनोटिपिक रेशियो है आपका 1:2:1, ठीक है बच्चों, ये याद रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको नहीं समझ में आया फिर पूछते रहो, कीप आस्किंग। मनुष्य के जीवन में जिज्ञासाएं नहीं होनी चाहिए, उसको सवाल कंटिन्यूसली पूछते रहना चाहिए जब तक उसके सवालों का उससे सोल्यूशन ना मिल जाए, ठीक है। मेंडल यूज्ड गार्डन पी पाइसम सटाइवम फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, ये मैंने बताया। मेंडल ने प्योर टॉल लिया। प्योर टॉल आपको समझ में आया ना कैसे बनता है? तो उगाते जाओ पौधा, एक समय ऐसे आ जाएगा कि टॉल के अलावा कछु बन ही नहीं रहे। तो अब ऐसी कंडीशन में वो होता है प्योर टॉल, और उगाते जाइए आप पौधे, एक समय ऐसा आएगा बेटा जी कि डॉर्फ के अलावा कुछ नहीं बन रहा, वो होते हैं प्योर डॉर्फ, ठीक है। तो इनकी F1 जनरेशन जो होती है, पहली जनरेशन क्या थी? प्योर टॉल। क्लियर है? डन है। F2 जनरेशन में क्या मिला बताओ? F2 जनरेशन में क्या मिला आपको बता ही दिया, सारा एक्सप्लेन कर दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वो ब्लैंक स्लाइड मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए लगाई थी और गोदागादी वहां कर रही हूँ, ठीक है। In a study, it was found that fused earlobe were found in more number in the population. बिल्कुल सही बात है, ठीक है। Fused earlobes, ठीक है, rather than free earlobes. What you can infer from the above observation with respect to the dominant and recessive trait. ये हम लोगों ने पढ़ा था कि fused earlobes जो होते हैं वो population में earlobes, ठीक है ना, सुनो यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपके क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करूंगी मैं, ठीक है। यहाँ पर इसको आप लिखो फ्री ईयरलोब, आप सही है, ठीक है, आप सही क्वेश्चन। चलो और यहाँ पर भी फ्री लिखो, अब वो क्वेश्चन है वो भी सही है। फ्री ईयरलोब, आप लोगों को मैंने जब इनहेरिटेड ट्रेट्स के बारे में पढ़ाया था तो वहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि जो कैरेक्टर बेटा जी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं उन्हें हम कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, जिसमें मैंने आपको ईयरलोब का एग्जाम्पल बताया था लल्ला, ठीक है। ऐसा तो नहीं लग रहा है हे भगवान, हे माँ माता जी कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ध्यान से सुनो तो सब समझ में आएगा। ये जो कान होता है, जैसे मेरा भी फ्री ईयरलोब है, पर यही अगर कान की ये चिपकी होती ना गाल से तो ये फ्यूज्ड होता है। हमेशा फ्री ईयरलोब डोमिनेंट है, तो ज्यादातर लोगों को अंदर ना आपको फ्री ईयरलोब दिखेगा, कनपट्टी से चिपका हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। अब कनपट्टी में चाटा नहीं धरना कि आप देख रहे हो किसी को, ठीक है। पर कुछ लोगों में फ्यूज्ड ईयरलोब होता है, ठीक है। मान लो कि दोनों माँ बाप का फ्यूज्ड ईयरलोब है तो बच्चे का भी हो सकता है, ठीक क्लियर है। मम्मी का फ्यूज्ड है, पापा का फ्री है, पर अगर पापा में ये वाला कंडीशन हो गया कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, तो स्मॉल टी आ गया पापा से, मम्मी के पास ये वाला था तो बच्चे के पास भी स्मॉल टी वाला फ्यूज्ड वाला बन जाएगा। तो फ्यूज्ड ईयरलोब बहुत ही कम में दिखता है क्योंकि फ्यूज्ड ईयरलोब रेसेसिव ट्रेट है और ये बहुत जनरेशन में नहीं पाया जाता। फ्री ईयरलोब डोमिनेंट ट्रेट है तो ज्यादातर पॉपुलेशन में वो दिखता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ठीक है। सो इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन दैट द फ्री ईयरलोब्स आर फाउंड इन मोर नंबर विद इन अ पॉपुलेशन, दैट फ्यूज्ड ईयरलोब इज अ रेसेसिव ट्रेट, ठीक है। फ्यूज नहीं, ये भी फ्री होगा, ठीक है। फ्री ईयरलोब जो होता है ये डोमिनेंट ट्रेट होता है, जबकि फ्यूज्ड ईयरलोब एक रेसेसिव ट्रेट होता है। क्लियर हो गई इतनी बात, इसमें कोई कंफ्यूजन? तो ये समझ में आया आपको? इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन दैट फ्री ईयरलोब आर फाउंड इन मोर पॉपुलेशन, ठीक है, क्योंकि फ्री ईयरलोब जो होता है ये डोमिनेंट ट्रेट होता है, जबकि फ्यूज्ड ईयरलोब एक रेसेसिव ट्रेट होता है बच्चों। क्लियर है?
क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज सेक्स क्रोमोसोम? ये क्या है? वो क्रोमोसोम जो सेक्स डिसाइड करे कि मेल बनेगा फीमेल, उसको हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं। आइए देखते हैं। सेक्स क्रोमोसोम एक ऐसा क्रोमोसोम है जो कि सेक्स डिटरमाइनिंग मैकेनिज्म पे इन्वॉल्व होता है कि कौन सा सेक्स बनेगा। मेनी एनिमल हैव 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्स क्रोमोसोम, जैसे वी मेल्स में होता है एक्स और वाई, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन में एक लार्ज एक्स क्रोमोसोम होता है और एक स्मॉल वाई क्रोमोसोम होता है। सो एनी इंडिविजुअल, इफ फीमेल ऑलवेज हैविंग एक्स क्रोमोसोम, तो अगर वाई आ गया तो एक्स वाई बनेगा और एक्स आ गया तो एक्स एक्स बनेगा, ठीक है। अब बेटा ये याद रखना आपकी, ठीक है, ये आपको ये याद रखना है बेटा कि अरे यार ये याद रख, हाँ कौन सा क्वेश्चन था, ओके, कि सेक्स डिटर्मिनेशन इज वन ऑफ द मतलब वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रोसेस। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आता ही आता है, मैं क्या करूं, ठीक है। चलो, एक हमको बताना है इनहेरिटेड कैरेक्टर के बारे में और एक हमें बताना है एक्वायर्ड कैरेक्टर के बारे में, दोनों डिफरेंस क्या होता है। चलो, इनहेरिटेड कैरेक्टर क्या होता है? फ्री और फ्यूज्ड ईयरलोब, अभी हमने पढ़ा, ठीक है। फ्री ईयरलोब जो होता है ये डोमिनेंट जो है कैरेक्टर होता है, ट्रेट होता है, और फ्यूज्ड ईयरलोब जो होता है रिसेसिव ट्रेट होता है। पर ये हमें कहाँ से मिले? ये हमें अपने माता पिता से मिले। हमें अपने माता पिता से इनहेरिट हुए हैं कैरेक्टर, इसलिए हमारा कान ऐसा बना, हमारी हाइट ऐसे बनी। एक होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर, मैं बहुत धूप में जाती हूँ तो मेरा कलर सांवला हो जाता है, मैं बहुत मोटी हो जाती हूँ, ठीक है, मैंने बहुत अच्छा पढ़ाना सीख लिया है, तो जन्म के बाद जो भी कैरेक्टर आएंगे वो एक्वायर्ड कैरेक्टर होते हैं। तो जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाकर दिख रहे हैं वो होते हैं इनहेरिटेड कैरेक्टर, और इनहेरिटेड कैरेक्टर हमेशा जीन्स के द्वारा जाते हैं, मतलब जो इन्फॉर्मेशन इनहेरिटेंस की है, इन्फॉर्मेशन जो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी वो जीन्स के पास होती है, क्लियर। तो जीन्स स्टोर करके रखता है इन्फॉर्मेशन। एक्वायर्ड का क्या है? जन्म में काले हो गए, गोरे हो गए, ये सब एक्वायर्ड कैरेक्टर हैं। धूप में काले हो गए, अपने बच्चा काला हो जाएगा क्या? नहीं। जीन्स में अगर जो है व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन वाला प्रोटीन बनना है तो बच्चा वही बनेगा। अब धूप में जाओ, चाहे कुछ भी करो, कितने भी खीरे घिस लो, आलू घिस लो, टमाटर घिस लो, पर बनेगा वही आपका बच्चा जो जिस प्रकार के आपके पास जीन होंगे, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो आई कलर, हेयर कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ द इनहेरिटेड कैरेक्टर, ठीक है। बॉडी वेट, आपके धूप में जाने से स्किन का कलर, ठीक है, ये होता है एक्वायर्ड कैरेक्टर। डिफरेंस क्या होता है? इनहेरिटेड कैरेक्टर पास्ड होते हैं पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, और एक्वायर्ड कैरेक्टर जो होते हैं वो लाइफ टाइम लाइफ स्टाइल से अच्छे। मैं शुभ्रा मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है, पर ये मेरा बच्चा बने ये जरूरी नहीं है, क्योंकि ये मैंने जन्म के बाद सीखा है, तो सीखी हुई कैरेक्टर चीजें नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाती। नेक्स्ट बात करते हैं। तुम ये देख रहे हो, मतलब एफिशिएंसी देख रहे हो, एफिशिएंसी देख रहे हो, कितना जल्दी 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 मैंने कितने क्वेश्चंस आपको करा दिए। समय समय पर आपको ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन मैं कराती रहूंगी ताकि आपका एग्जाम में आप भूम 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 फोड़ फाड़ के अलग कर सके। मैं जल्दी ही आपको एक्टिविटी का भी वीडियो देने वाली हूं, तो घबराइयो मत, ठीक है। चलो, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। सेक्स डिटर्मिनेशन बार बार आ रहा है, क्यों? क्योंकि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट एक्सप्लेन द सेक्स ऑफ द न्यू बॉर्न बेबी by the genetically determined in the human being. Which of the two parent or mother or father will responsible for the determination of sex of child? चलिए, ये मैं ऑलरेडी आपको कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, पर देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। हमेशा ह्यूमन बीइंग में जो सेक्स डिटरमाइन होता है बेटा वो जेनेटिकली होता है। कौन सा क्रोमोसोम आएगा उस पर, तो जो क्रोमोसोम क्या है उसी के अंदर तो जीन्स होते हैं, क्लियर है, तो जेनेटिकली डिटरमाइंड होता है, ठीक। सेक्स डिटर्मिनेशन फ्लो चार्ट से आपको बताना है, तो आप ऐसा एग्जाम में जाकर बताएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे? फीमेल होती है ई, पर आपको हमेशा नया इंडिविजुअल बनाना है, तो पुराने वाले को सेपरेट करना है। ये तो हमने कितनी बार पढ़ा यार, कितना पढ़ा, माथा फोड़ लूँ, घुस जाऊँ बोर्ड पे, बताओ क्या करूँ, ठीक। तो यहाँ पर आपने 2 गैमीट्स बनाए हैं, आपके पास 2 प्रकार के स्पर्म्स आ रहे हैं, एक है एक्स वाला स्पर्म और दूसरा है वाई वाला स्पर्म। अब अगर एक्स वाला स्पर्म फ्यूज हो गया तो फीमेल बनेगी, वाई वाला स्पर्म फ्यूज हो गया तो मेल बनेगा। अब आपके एग्जाम में ऐसा भी सवाल आ सकता है, जो कि मैंने 1 शॉट में आपको पढ़ाया है, कि ये बताओ जरा कि कितने % ये प्रोबेबिलिटी है कि लड़का बनेगा
कि लड़की बनेगी। तो इसका आंसर हमेशा आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इस एक्स को, ध्यान से सुनो, इस गैमीट को ये नहीं पता है कि इसके पास जाके फ्यूज होना, इस गैमीट को ये नहीं पता है कि इसके पास जाके फ्यूज होना, मतलब पता तो है पर कौन जाएगा ये आपको नहीं पता है। तो किसी के साथ भी कोई भी जा सकता है, क्लियर है, एक्स के साथ कोई भी गैमीट मेल वाला जा सकता है, ठीक है। तो सेक्स डिटरमाइन जो प्रोसेस होता है, ठीक है, सेक्स डिटर्मिनेशन इज द प्रोसेस बाय सेक्स ऑफ न्यू बॉर्न इंडिविजुअल कैन बी डिटरमाइंड। ह्यूमन बींग्स के पास जो होते हैं वो ह्यूमन बींग्स हैव वन अनपेयर्ड सेक्स क्रोमोसोम, अनपेयर्ड मतलब एक एक्स फीमेल के पास और मेल के पास एक होता है। सेक्स क्रोमोसोम ऑफ मेल इज द, यहाँ पे अनपेयर्ड नहीं होगा, पेयर्ड होगा, ठीक है, पेयर्ड मेल्स के पास होता है। भैया देखो गैमीट्स की बात करें, यहाँ पे क्रोमोसोम बोल रहा है तो क्रोमोसोम तो हमेशा पेयर में ही होते, एक मेल, एक मम्मी से एक पापा का। गैमीट्स होता तो हमारे पास अनपेयर्ड थे। तो यहाँ पर ह्यूमन बींग्स के पार्ट पेयर्ड सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम मेल का होता है XY और फीमेल का होता है XX। सेक्स ऑफ द चाइल्ड डिपेंड ऑन व्हाट हैपेंड एट द फर्टिलाइजेशन, इस पे निर्भर करता है क्या हुआ था तुम्हारे साथ, लड़का स्पर्म कौन सा था, वाई वाला कि वो वाला। तो हमेशा ये याद रखना कि लड़की के पास जब से उसका जन्म हुआ है बेटा, उसके पास ओवा में एक्स क्रोमोसोम ही था, कुछ और नहीं था उसके पास। तो तुम किसी लड़की को ब्लेम नहीं कर सकते कि तूने लड़का पैदा क्यों नहीं किया, क्योंकि तेरे बेटे ने ही उसको जो है एक्स क्रोमोसोम बार बार दे रहा है अपना एक्स स्पर्म। फिर भी लड़के को भी तो बेचारे को नहीं पता है ना, तो पर फिर भी आपका फादर का स्पर्म जो होता है वो डिसाइड करता है कि कौन सा सेक्स बनेगा, क्लियर है। तो यहाँ पे लिखा है कि फादर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला बात करते हैं, आइए। अ ब्लू कलर फ्लावर प्लांट डिनोटेड बाय कैपिटल B, ठीक है। उसके बाद इसे हमने व्हाइट कलर के फ्लावर से बनाया, बहुत ही आसान है, ये तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है मैम, ये तो लल्लू सवाल आपने दे दिया है। स्टेट द कलर ऑफ फ्लावर विच यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट इन जो है F1 जनरेशन। अलग करो गैमीट, अलग करो गैमीट, बहुत ही सवाल आसान है। क्या बनेगा, 50% यही बनेगा भैया, और क्या बन सकता है, ये कैपिटल B स्मॉल b, और कुछ बन सकता है क्या, नहीं। तो क्या होगा बताओ भैया, कैपिटल B कौन सा कलर दिखाई दे रहा है, ब्लू। तो डोमिनेंट लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आपका कैपिटल B एक्सप्रेसिव होगा, तो कैपिटल B की वजह से आपके प्लांट का फ्लावर का कलर ब्लू बनेगा। F1 जनरेशन में सारे ब्लू बनेंगे। What must be the percentage of white flower in F2 जनरेशन? अब इस कैपिटल B को सेल्फ पॉलिनेशन कराना है, एक को मेल एक फीमेल बनाना है, बताओ क्या बनेगा। इसमें 13, 23, 14, 24 रूल लगाओ। अब देखो बेटा, जिसको नहीं समझ में आ रहा था ना, ये हमेशा याद रखना कि जब आपने क्रॉस शुरू किया था यहाँ पर 13, 23, 14, 24 नहीं लगाना है, नेक्स्ट जनरेशन जब बनाना है तब 13, 23, 14, 24 लगाना है। चलो बना लो 13, 23, 14, 24। पहले का तीसरे से फ्यूज कराओ, कैपिटल B, ठीक है। दूसरे का तीसरे से फ्यूज कराओ, कैपिटल B स्मॉल b। पहले का चौथे से फ्यूज कराओ, कैपिटल B स्मॉल b, और दूसरे का चौथे से फ्यूज कराओ तो स्मॉल b। सो मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि मैंने आपको दोनों मेथड बताए, एक शिप्रा मैम का गोल्डन रूल वाला मेथड भी बता दिया 13, 23, 14, 24, और एक मैंने आपको टेबल बना के भी बता दी। अब क्या शिप्रा मैम क्या करे बताओ, छत से कूद जाए। ये पढ़ने के बाद तुम्हें तो ऐसा नहीं लग रहा है हे भगवान पसीना आ रहा है, मैम एक डुबकी लगाना चाहते हैं हम बाल्टी में, डुबकी लगाओ चिल मारने के लिए, पर ये नहीं कि मैडम हम बहुत ही आसान सी चीज़ है, ठीक है। चलो तो ये याद रखना कि बेटा, तो परसेंटेज हो F2 में कितना परसेंट होगा बताओ, 25%। देखो 75% हैं आपके ब्लू फ्लावर वाले, तो आपके वाइट फ्लावर एक ही बनता है। 4 आपके फ्लावर बने जिसमें 3 तो आपके ब्लू बने, एक ही बना ना वाइट, तो कितना परसेंट हुआ, 25%, ठीक है ना। ये हुआ नॉर्मल। पर अब आपसे ये क्लियर हुआ। तो आप, अच्छा एक और चीज़ बता दूं मैं, जब आप क्रॉस शुरू करते हैं तो यहाँ पर आप क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं हमेशा, भूल मत जाना, साथ निभाना साथिया। मेंडल ने यही किया था, पहला जब उसने क्रॉस शुरू किया तो क्रॉस पॉलिनेशन था, सेकेंड जनरेशन बनाने के लिए वो हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन करवाए, मतलब उसी को मेल बना उसी को फीमेल, ठीक है। स्टेट द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ जीनोटाइप कैपिटल B F2 जनरेशन में क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा रे, चलो बताओ। कैपिटल B और स्मॉल b, चलो देखते हैं, क्लियर। आओ चलो, ठीक। देखो यही बनाया, ये ब्लू फ्लावर था, मतलब इसमें मैं नहीं भी देखती तो भी तुम्हारे पास था, पर मैं क्या करूं मुझे पता नहीं था, ठीक है। ये आपके पास ब्लू फ्लावर है बेटा जी, कैपिटल B। ये आपके पास व्हाइट फ्लावर स्मॉल b। गैमीट अलग करेंगे आप, देखो ध्यान से सुनो। आपके पास 100% जो है क्या बना है आपके पास, ये देखो, ये आपकी F1 जनरेशन में सब क्या बने, कैपिटल B स्मॉल b, यही बने, सारे वही बने। तो
कैपिटल बी इसी के साथ फ्यूज होगा ना स्मॉल बी के साथ, चाहे ये वाला फ्यूज इससे करा लो, कुछ भी करा लो, बनेगा कैपिटल बी स्मॉल बी। देख लो ध्यान से, देख लो आंखें ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कर लो, ठीक। उसके बाद सेल्फ पॉलिनेशन कराओगे तो ये बनेगा आपका। तो मुझे बताओ ना कि कितना परसेंट स्मॉल बी बनेगा, 25% बनेगा मैम, ठीक है। आप मुझे बताइएगा क्या रेशियो होता है जीनोटिपिक F2 में, 1:2:1। फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है, 3:1। क्लियर है, क्लियर है इतनी बात? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये कुछ नहीं है बेटा, दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस बेटा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, इसमें इतनी जो है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सो दिस इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है? आप इससे परसेंटेज निकाल सकते हो, नंबर निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो। क्लियर? आ जाओ, ठीक है। प्लीज अगर आपको कोई क्वेश्चन इसमें नहीं समझ में आएगा तो मैं बताएगी, और मैंने बताया है बहुत सारे बच्चों को, तो उसमें आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। शुभ्रा मैम ये कैसे होगा, ये कैसे होगा? डाउट सेक्शन में आप लिखो, मैं प्रॉपरली वहां पे एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों को, आप देख लेना, तो आप लिखो उसमें, ठीक है। इफ वी क्रॉस प्योर ब्रीड टॉल प्लांट, कैपिटल टी विथ प्योर ब्रीड स्मॉल टी, ठीक है, सेम वही है। F1 जनरेशन में क्या मिलता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सारे टॉल मिलते हैं, ठीक है। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी को सेल्फ पॉलिनेट कराया तो F2 जनरेशन में जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 मैम, फिनोटिपिक रेशियो 3:1 मैम, आप सब पढ़ा चुकी हो, ठीक है। बताओ F2 जनरेशन में क्या दिखेंगे मैम? F2 जनरेशन में 3 टॉल दिखते हैं, एक डॉर्फ दिखता है, हमको सब पता है। चलो स्टेट द रेशियो F2 जनरेशन में टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट का रेशियो क्या बना है, 1:2:1 जीनोटिपिक और 3:1 फिनोटिपिक। तो 3 हमारे पास बने हैं F2 जनरेशन में टॉल और एक बना है डॉर्फ। मतलब मैं तो ये लिखना भी नहीं समझती, तुच्छ है हमारे लिए, ठीक है। स्टेट द टाइप ऑफ प्लांट नॉट फाउंड इन द F2 जनरेशन, F1 जनरेशन, ये F है बेटा, है ना। F1 जनरेशन में आप हमको ये बताइए कि कौन सा प्लांट आपको नहीं दिखा पर F2 में दिखा। F1 जनरेशन में हमको सारे कैपिटल टी स्मॉल टी मिले, सारे टॉल मिले थे, पर F2 जनरेशन में हमको एक डॉर्फ दिख गया जो कि F1 जनरेशन में प्रेजेंट नहीं था। मेंडल तक का तभी तो दिमाग खराब हुआ। ससुर मैं टॉल और डॉर्फ को फ्यूज कराता हूँ फर्स्ट में, ठीक है, मैंने ये फ्यूज कराया है तो मेरे को टॉल मिल गया, चलो समझ में आता है। मैंने तो सोचा था कि कोई इंटरमीडिएट बीच वाली हाइट का मिलेगा, दोनों को मिक्स करेंगे। फिर मैंने इसी को जब सेल्फ पॉलिनेट कराया तो मुझे लगा कि फिर टॉल मिलेंगे, पर ससुरी हुआ क्या, ये हुआ था ना उनके साथ, मेंडल के साथ, उनको एक डॉर्फ मिल गया, तभी तो उनका दिमाग खिसका था। तो F1 जनरेशन में डॉर्फ नहीं मिलते पर F2 जनरेशन में डॉर्फ दिखते हैं। क्लियर है बच्चों? क्लियर है, ठीक। अब इसमें आपसे रीजन पूछ रहा है, आइए रीजन समझते हैं। क्लियर है? ये हुआ, सारे टॉल मिले, रेशियो ये रहा। रीजन बताइए कि डॉर्फ जो है वो F1 जनरेशन में क्यों नहीं दिखा। F1 जनरेशन में डॉर्फ इसलिए नहीं दिखा क्योंकि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग एक कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा था, इसलिए स्मॉल टी नहीं कर पाया। पर ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि भैया स्मॉल टी उड़ता हुआ गया और स्मॉल टी के साथ फ्यूज हो गया, तो एक कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसा हुआ सेल्फ पॉलिनेशन के बाद कि आपके एक प्लांट के पास स्मॉल टी पहुंच गया और वो प्लांट डॉर्फ बन गया, ठीक है। तो इट इज अ लक बाय चांस। रीजन आपको बताना पड़ेगा कि जब हमने F2 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन कराया, ठीक है, आप वहां पे ये बना के दिखाना, ठीक है, ठीक। ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज हो गया, कैपिटल टी, हाँ समझ गए मैम। ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज हो गया तो बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ये वाला गैमीट, ठीक है, ये वाला गैमीट इसके साथ फ्यूज हो गया, फिर बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी। पर एक पॉसिबिलिटी ये भी हुई कि ये वाला भी फ्यूज हो गया, तो भैया स्मॉल टी बन गया है, अब आपका पौधा डॉर्फ बन गया। तो इट इज़ अ लक बाय चांस, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से एक पॉसिबिलिटी ऐसी हुई कि एक प्लांट का स्मॉल टी वाला जीन दूसरे प्लांट के या मेल वाला स्मॉल टी फीमेल वाले स्मॉल टी के जाके फ्यूज हो गया। मेल फीमेल तो मैं बता रही हूँ, पर वो प्लांट बाइसेक्सुअल, आपको दोनों को उसी को मानना है। तो एक जीन उड़ता हुआ गया, ठीक है भैया, पोलन ग्रेन कौन सा वाला चला गया, स्मॉल टी वाला। फीमेल के एग के पास कौन सा टी था, स्मॉल टी वाला। अब कैसा प्लांट बनेगा, डॉर्फ। सीधी बात है यार, क्या इतना जो है मगजमारी करना है, ठीक। सो दिस इज द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। लॉन्ग आंसर कर लिए, ये होता है, देखो बेटा, थोड़ा मोटिवेशन हो जाए, है ना, मोटिवेशन हो जाए थोड़ा सा। देखो बेटा, सीधी बात ये है कि सेशंस में आपने किस क्वेश्चंस की सबसे ज़्यादा भरमार देखी? मैम हमने वेरिएशन देखा बहुत ज़्यादा, ठीक है, हमने मैम आप सेक्स डिटर्मिनेशन देखा और हमने क्रॉसेस देखे। तो हेरिडिटी में और है ही क्या,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में और बना क्या दूं मैं आपको, ठीक है। तो ये इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक और जो क्वेश्चन है जो मैं आपको ऐड करना चाहती हूँ, जो कि शायद इसमें ऐड नहीं है पर आपको मैं बता देती हूँ, हाउ डू ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। आपको ये क्वेश्चन जो है, ये एक्सप्लेनेशन मैं बहुत ही शानदार तरीके से वन शॉट वीडियो में एक्सप्लेन किया है बेटा। वन शॉट वीडियो में बहुत ही बेहतरीन, प्यारा, क्यूट तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हाउ डू ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। और ऐसा ही ये सवाल आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना कि ट्रेट कैसे नेक्स्ट जनरेशन में एक्सप्रेस होते हैं, ठीक है। उसमें कैपिटल टी स्मॉल टी वाला एग्जाम्पल दिया है और वन शॉट में तो एकदम ऐसा क्लियर करवाया है मैंने। चलो आ जाओ, लॉन्ग आंसर देख लेते हैं फटाफट से, आ जाओ। न्यूली फॉर्म्ड डीएनए, ठीक है, ये आइडेंटिकल है। ये मेरा जो कैमरामैन होता है ना, ये जो है तो कुछ ना कुछ खा ही जाता है, भूख लगता होगा उसको बेचारे को। न्यूली फॉर्म्ड डीएनए कॉपीज मे नॉट बी आइडेंटिकल एट टाइम्स, गिव अ रीजन। क्यों नहीं होता है ऐसा, बताओ। जो न्यूली फॉर्म्ड डीएनए की कॉपी होती हैं वो आइडेंटिकल क्यों नहीं होती, आइए समझते हैं। मान लो कि बेटा ये कोई सेल है, ठीक है, मैं आपको पहले एक्सप्लेन करती हूँ और आप ऐसा ही डायग्राम अपने एग्जाम में बना सकते हैं। और फिर एग्जामिनर सोचेगा, ओ तेरी, ये लड़का कहाँ से पढ़ के आया यार, इसको तो सब आता है। तो अब ऐसे ही आपको इंप्रेशन छोड़ना है, ठीक है। मान लो बेटा ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, मान लो ये क्रोमोसोम है। मान लो कि ये कितने क्रोमोसोम है बेटा, 46, ऐसा हम मान लेते, मतलब दिख एक ही रहा है पर तुम इमेजिन करो ना 46 है, ठीक। अब अगर सेल डिवीजन हुआ, ठीक, अब अगर सेल डिवीजन हुआ बेटा, ठीक है, मान लो इस सेल को डिवाइड करके हमने 2 सेल बनाई, ठीक है, इस सेल को डिवाइड करके हमने 2 सेल बनाई। अगर ये क्रोमोसोम इस वाले सेक्शन में चला गया तो ये तो सेल खाली हो जाएगी, इसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं। अब समस्या कुछ ऐसी है कि आपको क्रोमोसोम, पहले मैं आपको अच्छे से बना के दिखाती हूँ, देखो देखो ध्यान से। होता ये है कि ये जो क्रोमोसोम आपका है, लुक एट दिस, ये जो आपका क्रोमोसोम है इसको लेटा दीजिए, ठीक, आराम करने दीजिए, सो जाने दीजिए इसको। अब इसका बनाइए आप एक कॉपी। जब आप क्रोमोसोम मतलब डीएनए का कॉम्पैक्ट फॉर्म ही क्रोमोसोम है, लल्ला घबरा का है रे, इसका एक कॉपी बनाओ। पर कभी दुनिया में लड्डू आइडेंटिकल नहीं बनते, तो क्रोमोसोम कैसे बनेगा यार। मैम लड्डू का एग्जांपल बोल रहा, आई लव लड्डूस, ठीक है। तो इसने कॉपी बना ली, ये बना ली, ठीक है, बनाई। पर जब भी हम डीएनए को कॉपी करते, ओ मैम 46 से 92 हो गए क्या, तो पहली बात ये कि जो टीचर आपको ये बकवास चीज़ें पढ़ाता है कि 92 क्रोमोसोम हो जाते हैं ना, ये अभी भी 46 क्रोमोसोम ही है बेटा, स्टिल दे आर 46 क्रोमोसोम। बस इसमें डीएनए का कंटेंट क्या है, ये 92 कभी नहीं हो सकता किसी सेल में। यार मैं कितने बार आपको पढ़ाऊँ, बहुत सारे टीचर जो है पढ़ा देते हैं 92 होता है, ठीक। डीएनए का कंटेंट डबल हो गया है, क्रोमोसोम डबल हो गए, पर अभी भी वो एक ही से जुड़ा है। मतलब दिस इज लाइक दैट, शिप्रा मैम एक क्रोमोसोम है, 46 क्रोमोसोम है, उन्होंने अपनी कॉपी बनाई, पर अभी भी वो 46 क्रोमोसोम जो है वो क्या है, शिप्रा मैम से जुड़ा हुआ है, तो वो शिप्रा मैम का ही पार्ट है। बस डीएनए का कंटेंट हमने डबल के लिया, पर उसको अलग नहीं किया है हमने, उसको 92 कंसिडर नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ डीएनए का कंटेंट जो है वो क्या हो गया है, डीएनए कंटेंट डबल, ठीक है, डीएनए कंटेंट कैसा हो गया, डबल, ठीक। अब बेटा यहाँ से सेल डिवाइड करो, आप ऐसे ऐसे करके डिवाइड करो, तो काला वाला इसके पास पहुँच गया और नीला वाला इसके पास पहुँच गया नीला वाला, बोलो, ठीक। तो अब आपको ये समझ में आया कि जब भी हम डीएनए को कॉपी करके भेजते हैं तो कभी भी 2 सेल इतनी आइडेंटिकल नहीं हो सकती, क्लियर है। हमेशा कुछ ना कुछ एरर ऑफ होता ही है, जिसकी वजह से हर समय आइडेंटिकल मेंटेनेंस नहीं हो सकता, क्लियर है। आई होप ये एक्सप्लेनेशन आपको इस तरीके का जीवन में कभी नहीं मिला होगा, ठीक है। चलो आओ अब इसकी थ्योरी पढ़ लेते हैं, क्लियर करूँ इसको मैं। देखो, रेप्लिकेशन ऑफ सेल इज डन बाय द बायोकेमिकल रिएक्शन। रेप्लिकेशन कैसे होता है ये सब आपको पढ़ना नहीं, पर ये बायोकेमिकल रिएक्शन है। नो बायोकेमिकल रिप्रोड्यूस इज एग्जैक्टली सेम रिजल्ट। कभी भी जब डीएनए कॉपी करते हैं ये बायोकेमिकल रिएक्शन है, पर कोई भी दुनिया में बायोकेमिकल रिएक्शन कोई एग्जैक्ट नहीं होती है। हाँ, बस बात ये कि पॉइंट बहुत ही कम चेंज होता है जो आपको दिखाई नहीं देता। सो व्हेन द डीएनए प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ पेरेंट सेल अंडरगो द रेप्लिकेशन, देन स्लाइट वेरिएशन, सो हटा देते हैं, स्लाइट वेरिएशन अकर्स इन 2 DNA कॉपीज फॉर्म्ड। ड्यू टू दिस द 2 DNA मॉलिक्यूल फॉर्म्ड विल बी सिमिलर बट मे नॉट बी एग्जैक्टली आइडेंटिकल टू द पेरेंट DNA।
समझ गए। हमेशा याद रखिएगा कि एक सेल का जो डीएनए है उससे जो 2 कॉपीज बन रही है उसमें एक कॉपी ऐसी बनेगी जिसमें उसके जैसे पेरेंट जैसा डीएनए नहीं होगा। These variation in the replication of DNA molecule will also lead to the site variation in the offspring produced by the asexual reproduction। यही कारण होता है, मतलब हर बार डीएनए कॉपी होगा, नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, यही इसी वजह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चेंज होता है, मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिजम्स में चेंज होता है। सेक्सुअल में कैसे होता है भैया, 2 डीएनए मिक्स कर दिया, नया बनेगा डीएनए, नया कॉम्बिनेशन। पर एसेक्सुअल में नई स्पीशीज कैसे बनी मैडम? कॉपी करते जाओ, कुछ ना कुछ एरर आएगा। ये एरर जो होता है ये इतना छोटा होता है कि नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई नहीं दे, पर उसके नेक्स्ट जनरेशन में जरूर दिखाई दे सकती है, हो सकता है 50 जनरेशन बाद दिखाई दे, क्योंकि एसेक्सुअल में क्या है, बढ़ तो जनरेशन बढ़ती हैं। तो होता यह है कि नए नए टाइप के बैक्टीरिया आ ही इसलिए रहे हैं क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने की वजह से रिप्रोडक्शन रेट बहुत हाई होता है, तो जल्दी आपको जनरेशन दिखती है, अपने में नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अपने जो है चेंजेस अपने को हर जनरेशन में क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए हमको हर इंडिविजुअल अलग दिखता है। बैक्टीरिया सब एक जैसा क्यों दिखता है? क्योंकि उनके डीएनए कॉपी में अगर चेंज हो भी रहा है, ठीक है, तो वो एसेक्सुअल से हो रहा है, वो बहुत ही माइन्यूट होता है। पर एक समय ऐसा आ जाता है कि नया बैक्टीरिया बन जाता है। क्यों? डीएनए कॉपी में एरर होता गया, एक समय ऐसा है कि नया डीएनए बन गया। क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत जल्दी पॉपुलेशन बनती है, इसलिए आपको बैक्टीरिया जल्दी दिख जाता है। क्लियर है कि बदल गया ये? क्लियर। नेम द प्लांट मेंडल यूज्ड फॉर, ये तो अपन ने शायद ये वाला क्वेश्चन कर लिया यार, ये वाला हो चुका है अपना क्वेश्चन, दिस इज डन। ओके, नहीं किया क्या? ये रेशियो देखो, मेंडल ने कौन सा एक्सपेरिमेंट प्लांट यूज किया? पी। व्हाट टाइप ऑफ प्रोजेनी F1 में कैसी मिली भैया? अपने को सारी टॉल मिली। F2 में कैसी मिली मैम? एक जीनोटिपिक में मिली, एक कैपिटल टी, 2 स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। तो जीनोटिपिक रेशियो F2 में क्या बना है? 1:2:1। और फिनोटिपिक रेशियो क्या बना है? 3:1। 3 मिले टॉल और 1 मिला डॉर्फ। सीधी बात, मुझे तो ये बताना ही नहीं चाहिए, आगे आ जाओ। इफ अ ट्योर, वही देखो, ठीक, इफ अ प्योर टॉल पी प्लांट क्रॉस्ड विद अ प्योर डॉर्फ प्लांट, देन F1 जनरेशन में ओनली टॉल प्लांट मिलता है। ठीक, व्हाट वुड हैपन टू द ट्रेट्स ऑफ डॉर्फ प्लांट? आइए अब यहाँ पर मैं आपको हाउ डू ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड की कहानी सुनाती हूँ। आ जाओ, मैं यहीं पर आपको समझाती हूँ, देखना बेटा, आ जाओ, आजा मेरे साथ, पढ़ा दूँ तुझे आज। ठीक है, ये है कैपिटल टी, ठीक है, ये है बेटा जी स्मॉल टी, है ना, है ना। अब इसके गैमीट बनेंगे सारे कैपिटल टी, इसके गैमीट बनेंगे सारे स्मॉल टी। ठीक, कोई किसी के साथ भी फ्यूज करे, आपको F1 जनरेशन में मिलेगा हमेशा कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक, फिर हम लोगों ने इसकी सेल्फिंग कराई तो हमको मिला कैपिटल टी स्मॉल टी, यही मिला था। 50 बार इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आइए आप समझते हैं। F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल मिलते हैं, ठीक। सबसे पहले मैं इस टॉल के बारे में बात करूंगी, क्लियर है, इस वाले टॉल का, ठीक। ये दोनों जैव वीडियो है। इसने बोला कि चल कोई बात नहीं, मैं अपना 50% टॉल प्रोटीन बना देता हूँ, ठीक है। तो इसका भैया ये दोनों डोमिनेंट है, अपना अपना तो काम करेंगे, डोमिनेंट तो काम ही होता है काम करना। तो इसने बोला कि 50% मैं टॉल प्रोटीन बना देता हूँ। ओके चल तू भी बना ले, स्टिल मार। दोनों ने टॉल प्रोटीन बना रहे, 50 तू बना ले 50 तू बना ले, ठीक। अब ये आए बेचारे, ठीक, इनके में दोनों जो है हाइट वाले जीन हो गए गड़बड़। तो अब ये कोई प्रोटीन बनाते ही नहीं, नो प्रोटीन, ठीक। कोई प्रोटीन नहीं बनाएंगे तो इनका हाइट कैसा हो जाएगा, डॉर्फ। इनका हाइट कैसा हो गया बेटा जी, डॉर्फ हो गए, बौने हो गए। फिर जब हमने F1 जनरेशन मिली तो ये हमारे पास ये जो है ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, तो भी कोई टेंशन नहीं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कहता है कि अगर आपके पास एक भी कैपिटल टी है तो भी टॉल ही बनेगा। तो ये कैपिटल टी बोलेगा स्मॉल टी को, तू स्ट्रेस मत लेना भैया, ये इस पेरेंट से इसके पास कॉम्बिनेशन बन गया भैया, जो है आगे गैमिट ही उसके पास सारे स्मॉल टी थे, तो इसके पास कोई ऑप्शन था क्या, शादी इसको बोने से ही करनी पड़ी। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या करें, तो कैपिटल टी ने बोला तू स्ट्रेस मत लेना, मैं 100% टॉल प्रोटीन बना लूंगा, इसलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में F1 जनरेशन में सारे टॉल मिले। F2 जनरेशन में एक पॉसिबिलिटी ये आई कि दोनों जो जीन है मदर और फादर से स्मॉल टी वाले का, अब ये पौधा डॉर्फ बनेगा क्योंकि अब इनके में टॉल बनाने वाले प्रोटीन है ही नहीं, क्योंकि जीन ही नहीं है, तो ये बौने बनेंगे, ठीक है। तो ये समझ में आया आपको, ये होता हाउ डू ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, यही लिखना जाके आएगा, तो मेरी नाक मत कटवा लेना, ठीक है। आइए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं।
Although F1 generation only tall plant, both tallness and dwarfness traits are inherited in F1 plants. देखो आपने देखा कि F1 जनरेशन में आपको ये मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर भी टॉल क्यों बना? क्योंकि डॉर्फ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो कैपिटल टी ने बोला सब मैं करूंगा। आ गया हाउ डू ट्रेड गेट एक्सप्रेस, मुझे लगा कि नहीं दिया मैंने, क्वेश्चन पर दिया है, ठीक है ओके। क्योंकि टॉलनेस 100% प्रोटीन, प्रोटीन का आज जो मैंने आपको समझाया 50% 100%, ये आप लॉन्ग आंसर, मैंने तो इतना लिखा है पर आपको लॉन्ग आंसर में पूरा डायग्राम बनाना है, क्रोमोसोम में दिखाना है आपको मम्मी से जीन फादर से जीन, और आपको प्रॉपरली एक्सप्लेन करके आना है लॉन्ग आंसर में। मेरी नाक मत कटवा लेना, ठीक है ओके। डॉर्फनेस ट्रेट बीइंग रेसेसिव और नॉट एक्सप्रेस, इट इज एक्सप्रेस्ड इन F2 जनरेशन। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। क्यों फीमेल के सारे गैमीट्स के पास एक्स क्रोमोसोम होता है? ठीक है, देखिए वुमेन के पास अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होता है विच इज द XX, ठीक है। वुमेन के पास बेस्ट सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। वुमेन हैविंग XX, ठीक है, जबकि मेन के पास XY होता है। ऑल चिल्ड्रंस विल इनहेरिटेड एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर, ठीक है। अगर मान लो ये XY मेल है ना, तो हमेशा X उसकी मम्मी से आता है, ठीक है, रिगार्डलेस वेदर दे आर बॉयज और गर्ल्स। भैया ऐसा है, ध्यान से सुनो, फीमेल हो चाहे मेल, हमेशा एक X क्रोमोसोम तो उसकी मम्मी से आएगा। भैया मेल में Y क्रोमोसोम जो है वो स्पर्म से आया है और X क्रोमोसोम मम्मी से आया है। फीमेल में Y स्पर्म आया है पापा से और X क्रोमोसोम आया है मम्मी से, क्योंकि मम्मी के पास एक ही क्रोमोसोम होता है, ठीक है। 10 सेक्स ऑफ द चिल्ड्रन विल बी डिटरमाइंड व्हाट दे इनहेरिटेड फ्रॉम देयर फादर। तो फीमेल के पास तो X था, ये सेक्स डिसाइड करता है क्या फादर ने दिया है, ठीक है। तो ये पूरा सेक्स डिटर्मिनेशन है। फादर ने अगर X दे दिया है तो XX बनेगा, फादर ने अगर Y दे दिया है तो XY बनेगा। ड्यूरिंग द मियोसिस 1 X क्रोमोसोम इंटर्स ईच गैमेट, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि मियोसिस में हम एक ओवा मदर में ये सब पढ़ा चुकी हूँ बेटा, सब कुछ पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। कितना दम लगता मर ही जाऊंगी मैं, ठीक है। सो हम ये बात कर रहे थे कि जो फीमेल्स होती हैं जब वो मियोसिस करती हैं, ठीक है, तो मियोसिस से उनके पास हमेशा X क्रोमोसोम वाला ही ओवा बनता है, ठीक है। हेंस ऑल गैमीट्स, और कोई गैमीट्स बनेंगे नहीं, उसके पास X वाला ही बनेगा, ठीक है ओके। हेंस ऑल द गैमीट्स, देखो D लिखा हुआ है, ऑल द गैमीट्स फॉर्म्ड इन द ह्यूमन फीमेल्स हैव एन X क्रोमोसोम। क्लियर है, समझ में आ गई इतनी बात? डन, आगे बढ़े हम लोग। इसमें लॉन्ग आंसर कितने दिए हुए हैं? ओके, नाउ आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, नहीं अभी एक और है, ठीक। आउटलाइन अ प्रोजेक्ट विच एम्स टू फाइंड द डोमिनेंट कोट कलर ऑफ द डॉग्स। ये कौन सा क्रॉस है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, कोट कलर सिर्फ एक ही कैरेक्टर ले रहा है, तो ये है बेटा मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं। ओके, अब हमको जो है, हमको ये पता लगाना है कि डोमिनेंट ट्रेट कलर जो है वो कैसे बनेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक मेल डॉग लेना होगा जो कि प्योर ब्लैक होगा, और एक फीमेल डॉग लेनी होगी जो कि प्योर वाइट होगी। ये वाले जीन होनी चाहिए। जब आप इनको क्रॉस कराओगे, सेलेक्ट एन होमोजाइगस ब्लैक। होमोजाइगस कंडीशन कौन सी कंडीशन होती है, आइए देख। तो होमोजाइगस कंडीशन क्या होती है बेटा जी? ध्यान से सुनना मेरी बात, क्या बोल रही हूँ मैं आज। होमोजाइगस का मतलब ये होता है कि अगर दोनों ठीक है, होमोजाइगस का मतलब ये होता है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रुको 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 रुको, चेंज हो गया पेज, ठीक। चलो आ जाओ, ध्यान से देखो। ओके, सो होमोजाइगस कंडीशन का मतलब ये होता है लल्ला कि अगर आपके पास दोनों गैमीट सेम टू सेम एग्जैक्टली सेम होंगे तो ये कंडीशन होती है होमोजाइगस कंडीशन। क्लियर? अगर ये कंडीशन है, दोनों गैमीट अलग अलग हैं, तो ये है आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन बेटा? होमोजाइगस कंडीशन। मैडम ये कौन सी कंडीशन है? हेट्रोजाइगस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है? होमोजाइगस। क्लियर है, समझ में आई बात? तो हमको जो है ये बताना है कि कौन सा कोट कलर डॉग का डोमिनेंट है। बताओ कौन सा कोट कलर डोमिनेंट होगा? आपको सीधे, वैसे तो आपको सबको पता है कि कौन सा कोट कलर डोमिनेंट होगा भैया, जिसके पास भी कैपिटल बी होगा। इन सब के पास कैपिटल बी है, इसलिए F1 प्रोजेनी में हमें सारे डॉग्स कैसे मिलेंगे? ब्लैक मिलेंगे। अब इसी को अगर हम इसी को जो है, तो ये हो गया आपका कौन सा क्रॉस? ये हो गया मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। तो हमारा ये एम पता लगाना है कि कौन सा कोट कलर डोमिनेंट होता है डॉग में। तो कोट कलर अगर ऐसा है तो भी आपका ब्लैक डॉग बनेगा, ठीक है, और अगर कोट कलर आपका ऐसा है तो भी ब्लैक डॉग ही बनेगा। क्लियर? चाहे लड़का हो या लड़की। क्लियर है? तो हमको ये समझ में आ गया। नाउ
सिलेक्ट अ होमोजाइगस ब्लैक, ध्यान से सुनिए मेरी बात, क्या बोल रहा है आंसर समझ लेते हैं, वैसे आप समझ गए हैं। सिलेक्ट अ होमोजाइगस ब्लैक डॉग एंड होमोजाइगस वाइट डॉग, क्लियर है। फिर उसके बाद इनको क्या कराइए, फर्टिलाइजेशन। तो हमको ये कराना है, ये हमारा प्रोजेक्ट है कि हमें सारे काले कुत्ते चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करें, तो हमको ये देखना पड़ेगा, हमारा एम है इस प्रोजेक्ट का, हमें ये बोला गया हमारे साइंटिस्ट ने सारे काले कुत्ते पैदा कराना। तो हम कैसे काले कुत्ते बनाएंगे, ठीक है। तो हमें एक ऐसा कुत्ता ढूंढना पड़ेगा जिसके पास होमोजाइगस ब्लैक हो, मतलब कैपिटल बी, और एक ऐसी बिच ढूंढनी पड़ेगी जिसमें होमोजाइगस वाइट हो, मतलब रेसेसिव वाली हो। फिर जब दोनों को फ्यूज करेंगे तो हमें F1 जनरेशन में सारे जो कुत्ते होंगे वो ब्लैक बनेंगे। तो हमारा प्रोजेक्ट इस तरीके से कंप्लीट होगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, विच इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द सेशन मेरे प्यारे बच्चों। और ये क्वेश्चन जो है ये मैं प्रॉपरली बोर्ड में आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस में अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। और दूसरी बात ये होती है बेटा, बहुत सारा लिखने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो जाया करो, तो थोड़ा उसको कंसीडर कर लिया करो। आर एनवायरनमेंट की वीडियो में पता नहीं क्या मैंने एनवायरनमेंट की स्पेलिंग लिख दी, मैम एनवायरनमेंट की स्पेलिंग लिख दी, डोंट गेट ऑफेंडेड, ये है बात, थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो। वैसे ही स्पेलिंग के मामलों में और कैलकुलेशन के मामलों में मैम का हाथ तंग है, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो ये बात याद रखना। अच्छा, वहाँ पे मैंने आपको बोल दिया था कि 10% पौधों को मिलता है, फिर 10% डिस्ट्रीब्यूट होता है। पौधों को सन से 1% मिलेगा, फिर 10% ईस्ट ट्रॉफिक लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट होगा। हालांकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मैं आपको समझाऊंगी भी ये, पर मैंने पिंग करके उस वीडियो में कमेंट भी डलवा दिया, तो घबराया मत करो, मैम होती है कई बार बहुत जल्दीबाजी में थोड़ा सा चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, पर आप कंसिडर करो यार, इंसान है, इंसान से थोड़ा बहुत एरर का चांस होता है ना, इतना स्पेस मैम को दे दिया करो, ठीक है। ओके मेरे प्यारे लल्ला। चलो अब ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। इसके हेरिडिटी के अगर आपको और क्वेश्चन करने का मन है ना बेटा, अगर चाहते हो कि शिप्रा मैम और क्वेश्चन कराओ, अच्छा एक मैं बहुत ही अपने चैनल पे मैंने एक पोस्ट डाला था, तो उस पर मैंने ये बोला था कि आप मुझे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उन्होंने ये बोला, बच्चे ने बोला कि मैम एक ना हार्मोन वाला ग्राफ वाला क्वेश्चन करा दो आप। तो मैंने अड्डा 24/7 9th एंड 10th पे लाइव सेशंस जो लिए हैं, ध्यान से सुनना, लाइव सेशंस में मैंने एक सवाल ऐसा किया था, हालांकि उस बच्चे ने वो देखा हुआ है, जो कि ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे था, पर वो अब बच्चे बोल रहे हैं कि हमको लेबलिंग वाला कराओ। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं हुआ है, तो मैं डेफिनेटली वो बताऊंगी। अच्छा एक बात और, अगर आपको कोई डाउट रहता है कि मैम इस प्रकार का क्वेश्चन कराइए, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं बेटा, हम एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैम आपको क्या चाहिए मुझे बताओ, मैम अगर आप ऐसा क्वेश्चन करा दो हमसे बन नहीं रहा है, तो आई एम हियर फॉर यू, ठीक है। मैं किसी और के लिए नहीं हूँ, मुझे किसी टीचर को पढ़ाना नहीं, किसी स्टाफ को नहीं पढ़ाना है, मुझे आपको पढ़ाना है। इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको क्या नहीं बनता है बायोलॉजी में। मैम इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते बायोलॉजी में, हमको ये नहीं बनता बायोलॉजी में, आप पूछो ना। मैं उसके आपको जिन बच्चों का डाउट मुझे जेन्युइन लगता है ना, मैं उनको जवाब भी देती हूँ, ठीक है। तो आप डाउट पूछो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछो। पेट में दर्द होता है ये भी पूछो, ठीक है, पैर में दर्द होता है पूछो, जब तक पूछते रहो जब तक मैम जवाब नहीं देती थी, क्लियर है। Gregor Johann Mendel was the first to give the scientific explanation for the mechanism of transfer of character from the offspring. ये बात बिल्कुल सही है। ग्रेगर जोहान मेंडल ने सबसे पहले बताया कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में क्या ट्रांसफर होते हैं, कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहते हैं, ये सब हम डिस्कशन कर चुके हैं, ठीक है। मेंडल ने क्रॉस ब्रीडिंग कराई है, ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग कराई। क्रॉस ब्रीडिंग मतलब क्या, आप लोगों को याद होगा कि जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कराया है तो पहला स्टेप क्या होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन। जब रिजल्ट आ जाता है तो वो होती है F1 जनरेशन। देन F1 जनरेशन को उन्होंने सेल्फ फर्टिलाइजेशन कराया, ठीक है। तो उन्होंने क्या कराया, हाइब्रिडाइजेशन कराया क्रॉस ब्रीडिंग से, ठीक है। उन्होंने किसको चुना एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल, पाइसम सटाइवम को, ठीक है। वो एक ऑस्ट्रिया के मॉनेस्ट्री में मॉन्क थे और उन्हें 8 साल तक यहाँ पर काम किया, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले स्टडी किया है इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टर, ठीक है। मतलब वो ये देखना चाहते थे कि एक कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है। और इसके आधार पर उन्होंने कौन सा क्रॉस बनाया लल्ला, उन्होंने बनाया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है। आज तो मैम की आवाज़ ऐसा लग रहा है यहाँ पर कोई चुड़ैल बैठी और बकरे हुए बैठी, बोले नहीं दूंगी तुमको, बोले नहीं दूंगी, पर मैम नहीं आ रही जब तक चुड़ैल को जो है भरता बना देगी, ओके। सो ही स्टडीड 1 कैरेक्टर एट अ टाइम, और उन्होंने ईच इंट्रोड्यूस कराया
कि हर कैरेक्टर कंट्रोल्ड बाय फैक्टर, जो कि मैंने कई बार आपको बताया है कि जो कैरेक्टर्स होते हैं वो फैक्टर के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। क्लियर है? अब फैक्टर को बाद में चलकर क्या नाम दिया गया? जीन नाम दिया गया। ठीक है। मेंडल मेड अ क्रॉस बिटवीन प्योर ब्रीडिंग पी प्लांट। प्योर ब्रीडिंग में उन्होंने क्या लिया था? कैपिटल टी और स्मॉल टी। प्योर ब्रीड है। प्योर आप समझ गए कैसे बनता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। और उन्होंने प्योर ब्रीडिंग प्लांट ली मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। ठीक है, उन्होंने राउंड और ग्रीन सीड्स को रिंकल्ड और येलो सीड के साथ जो है क्रॉस कराया। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना अभी तक? चलिए, तो अब आप यहाँ से समझ गए हैं कि इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मेंडल ने पहले 1 जीन इनहेरिटेंस पढ़ा, फिर 2 जीन इनहेरिटेंस पढ़ा, जिसको हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किया। इन्होंने पहले कोई भी, चाहे 1 जीन इनहेरिटेंस किया हो चाहे 2 जीन इनहेरिटेंस किया हो, इन्होंने सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया है बेटा, तो इन्होंने प्योर प्लांट्स लिए हैं, कोई मिक्सिंग नहीं है कि हेट्रोजाइगस होमोजाइगस, प्योर प्लांट लिए हैं। तो इन्होंने लिया राउंड, और आपका पहले कौन सा लिया है? राउंड। कहाँ लिया? एक पी प्लांट लिया है आपका प्योर ब्रीडिंग प्लांट विद वन विद द राउंड ग्रीन सीड एंड अदर विद द रिंकल्ड एंड येलो सीड। अब आपको ये याद रखना है कि इसमें डोमिनेंट कलर कौन सा है? येलो, और आपका ग्रीन कलर कौन सा है? आपका रेसेसिव। राउंड है आपका डोमिनेंट शेप और आपका रिंकल्ड है रेसेसिव शेप। ठीक है, अब आप बताओ कि इस क्वेश्चन से आप क्या ऑब्जर्वेशन निकाल रहे हो? इस क्वेश्चन से हम ये ऑब्जर्वेशन निकाले कि भैया 2 कैरेक्टर लिया है तो डायहाइब्रिड क्रॉस है। ठीक है, अब हमको ये बताना है कि F1 जनरेशन में फिनोटाइप क्या होगी। ठीक है, और रीज़न बताना है कि क्यों ऐसी होगी, हम इसको एक्सप्लेन करूंगी। और आपको ये बताना है कि F2 जनरेशन में किस प्रकार की प्रोजनी निकली और कैसे, कब निकालना है? जब आप F1 को सेल्फ करेंगे। सेल्फ मतलब सेल्फिंग। ठीक है, और इसके लिए मुझे एक बिल्कुल प्योर साफ पन्ना चाहिए और इस पर मैं अब एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। तो मेंडल ने लिया एक राउंड और येलो सीड। ठीक है, राउंड और येलो सीड, डोमिनेंट को एक साथ रखो, रेसेसिव को एक साथ रखो, और ये कैसे होंगे बेटा? एकदम प्योर होंगे। और इसको इन्होंने फ्यूज कराया है रिंकल्ड और ग्रीन के साथ। ठीक है, या वाई को अब ग्रीन नहीं लिखते तो अपन ने स्मॉल वाई लिख दिया। क्लियर है? आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू पीपल। मैं अब आपको, जिन बच्चों को डायहाइब्रिड क्रॉस नहीं आता है, उनके लिए ये कहानी बता रही हूँ। ठीक है, तो मेंडल ने लिया है, पूरा लिख देती हूँ मैं, ठीक है, ताकि आपको परेशानी नहीं हो। मेंडल ने लिया है बेटा, ये है राउंड, ठीक है, और ये है बेटा येलो। क्लियर? ये है आपका ग्रीन और ये है बेटा रिंकल्ड। हाँ मैम समझ गए, रिंकल्ड। क्लियर है? ठीक, याद है आपको? डन। अगर मैं इसके गैमीट्स बनाना शुरू करूं इसके, तो कितने कैसे गैमीट बनेंगे मैडम? सिर्फ कैपिटल आर टाइप के। तो 2 बार क्यों लिखना है? एक ही बार लिख दो, सारे गैमीट एक जैसे। तो इसके कैसे बनेंगे बेटा? सारे कैपिटल वाई। तो हमको इसमें 2 गैमीट मिले। ठीक है, इस प्लांट से जो कि राउंड और येलो था, उससे हमको ये प्रकार के गैमीट मिले, सारे 100% राउंड, सारे 100% येलो। ठीक है, उसके बाद इधर देखिएगा, तो इधर आपको कैसे गैमीट मिलेंगे? स्मॉल वाई वाले मैम, और इससे हमको कौन से गैमीट मिलेंगे? स्मॉल आर वाले मैम। ठीक है, अब इन गैमीट्स को जो है, इसको मान लो आप फीमेल, ठीक है, और इस गैमीट को मान लो आप मेल। ठीक है, मैं सब समझा रही हूँ, कोई बच्चा, सिर्फ एक बच्चे के लिए कहानी, मतलब हो सकता है डायहाइब्रिड क्रॉस में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो लल्ला, पर ये बात आपको मैं बता रही हूँ बेटा मेरे जिगर के टुकड़ों, कि ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, क्योंकि इससे डेफिनेटली सवाल आएगा। ठीक, अब इस आर वाला ये इंडिपेंडेंट है इस वाले के साथ फ्यूज करने के लिए, तो ये बन जाएगा। ये वाला इंडिपेंडेंट है इसके साथ फ्यूज करने के लिए, तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब आपका सवाल ये पूछ रहा था बेटा, ध्यान से सुनना। ठीक है, ये बना दूं मैं आपका सवाल ये पूछा जा रहा था कि आप बताओ शिप्रा मैम कि F1 में क्या प्रोजनी बनेंगी आपकी? क्या बनेगा बताओ? सीड का शेप क्या बनेगा? तो आपके सीड के शेप बनेंगे 100% राउंड, और उसमें बोल रहा है कि रीज़न बताओ ऐसा क्यों होगा। 100% राउंड सीड बनने का कारण ये है कि इसमें जितने भी प्लांट बनेंगे उन सब के पास कैपिटल आर होगा, इसीलिए लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमेशा डोमिनेंट जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, भले उसके साथ रिसेसिव है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बनेंगे 100% राउंड ड्यू टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ईच plant having the capital R gene show the dominancy and it will suppress the small r and it will show its effect so that the seed will round। ठीक है, उसके बाद अगर आप दूसरा देख रहे होंगे तो यह है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो आपका जो सीड है वो सारा 100% येलो बनेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास कैपिटल वाई है। तो ये है आपकी F1 प्रोजेनी। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस आप एक्सप्लेन कर देना, F1 प्रोजेनी
क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि अब आप F2 प्रोजेनी निकालो जब F1 को क्या बनाना है, आपको सेल्फ करना है। क्या करना है बेटा जी, सेल्फ करना है। ठीक है, सेल्फ करना है मतलब इसी को मेल मानना है और इसी को फीमेल मानना है। ठीक है, पर हमेशा याद रखो कि जब भी आपको F1 से F2 बनाना है, जब भी आपको F1 से F2 बनाना है तो आपको शिप्रा मैम का रूल लगाना है। ठीक है, शिप्रा मैम रूल। ठीक है, शिप्रा मैम का रूल ये कहता है 13, 23, 14, 24। क्लियर, ये है शिप्रा मैम का रूल। आप पुनेट स्क्वायर मत बनाओ। अब इसमें 4 जो है आपको जो है गैमीट्स दिख रहे हैं। ठीक है, एक्चुअली अब ये गैमीट नहीं है, ये प्लांट्स है, राउंड और येलो वाले, क्योंकि गैमीट तो सिंगल होता है पर ये कॉम्बिनेशन में दिख रहे हैं। अब मान लो, ध्यान से सुनना, इसको आप अलग अलग करो अलग अलग। नया इंडिविजुअल बनाना है, पुराने को सेपरेट करना है। इंडिविजुअल ये अलग कर लिया मैंने, गैमीट बन गया। अब ये बोलो 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 बोलो। ठीक है, ये क्या बन गए, आपके गैमीट्स बन गए। क्लियर, ये बने कैपिटल वाई, ये बना स्मॉल वाई। ठीक, अब रूल लगाओ, सब अलग अलग करो। देखो, नया इंडिविजुअल बनाना है, पुराने वाले को सेपरेट करो। अब नए जो है नए प्रकार के कॉम्बिनेशन गैमीट बनाने हैं तो पुराने वाले को सेपरेट करो। 13, 23, 14, 24 रूल लगाओ, पहले का तीसरे से क्या बनेगा, आर वाई, ये गैमीट बन गया। मैम इसमें तो 2 जीन दिख रहे हैं, फिर आप गैमीट क्यों बोल रही हो? बेटा शेप का तो एक ही जीन है ना, और ये तो एक अलग कलर का है, तो 10 गैमीट एक साथ भी रहेंगे पर वो कहलाएंगे ही गैमीट, क्योंकि ये पेयर में नहीं है। फिर 23 लगाओ, 23 तो ये बन गया 13, 23। फिर 14 पहले का चौथे से तो ये बनेगा। ठीक है, ये बनेगा, और 24। क्लियर, तो बेसिकली हमको कितने प्रकार के गैमीट मिल चुके हैं, 4। कितने प्रकार के गैमीट मिल चुके हैं, 4। क्लियर, ये बात याद रखना कि शिप्रा मैम का रूल आपको कब लगाना है। ध्यान से सुनो लल्ला, यहाँ पे गलत मत कर देना, इसलिए मैं बहुत ध्यान से पढ़ाती हुई है। शिप्रा मैम का रूल आपको हमेशा, चाहे मोनोहाइब्रिड हो चाहे डायहाइब्रिड हो, हमेशा आपको F1 जनरेशन में लगाना, ना तो यहाँ लगाना, यहाँ मत लगा देना। ठीक है, हमेशा आपको शिप्रा मैम का रूल F1 जनरेशन में लगाना है और F2 बनाना है। क्लियर है, ये आप कॉपी में लिख लेना कि हमेशा शिप्रा मैम का रूल आप F1 जनरेशन में ही लगाएंगे। मोनोहाइब्रिड में भी देखो क्या करते थे ये। ठीक है, ये था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ये बना था F1 जनरेशन में। क्लियर, इसको आपने सेल्फ किया, अब लगाओ 13, 23, 14, 24। तो हमेशा आपको 13, 23, 14, 24 कब लगाना है, F1 जनरेशन। क्लियर, आपके पास 4 प्रकार के गैमीट बन गए हैं और अब आप इनको सेल्फिंग करेंगे। यही आपका क्या बोला था, सेल्फिंग। आई डोंट हैव पेज बट लेट मी सर्च, आई एम हैविंग पेज। ठीक है, अब आपके पास 4 प्रकार के गैमीट्स बने हुए हैं। ठीक है, 4 प्रकार के गैमीट्स बनाओ यहाँ पे। ठीक, अब 4 प्रकार के गैमीट्स हैं, 16 प्लांट बनने हैं, तो ऐसे घिची पिची क्यों करना है? तो हम एक पुनेट स्क्वायर बना लें। क्या होता है पुनेट स्क्वायर बेटा जी, क्या होता है पुनेट स्क्वायर? मैम पुनेट स्क्वायर होता है, ठीक, पुनेट स्क्वायर क्या होता है बेटा? पुनेट स्क्वायर होता है आपका, अरे यार ये क्या हो जाता है, ठीक, पुनेट स्क्वायर होता है आपका एक स्क्वायर जिसमें हर प्रकार के प्लांट के कॉम्बिनेशन को हम देखते हैं। चलो आ जाओ, ठीक, आइए। हालांकि इसमें लाइन खींचने का सिस्टम नहीं समझ में आ रहा है, पर मैं एक दिन सब सीख जाऊंगी। ठीक है, 3, 4, ठीक है, 1, 2, 3, 4, क्लियर है? चलिए शुरू करते हैं कहानी, आ जाओ। ठीक है, ठीक, चलो अब ऊपर लिखते हैं अपन गैमीट। चलो आ जाओ। इधर साइड आप हमेशा मेल्स को लिखेंगे। कौन से? इसी को, इन्हीं गैमीट्स को मेल मानना, इन्हीं को फीमेल। 4 गैमीट कौन से बने हैं? यही बने हैं, बोलो यही बने हैं। हाँ मैम यही बने हैं। इन्हीं को आपको फीमेल मानना है, मान लो इन्हीं को फीमेल। मैं हर बार जब भी मैं ये चैप्टर पढ़ाती हूँ डायहाइब्रिड क्रॉस हमेशा आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ, ताकि आपको किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि शिप्रा मैम आपने बताया नहीं। ठीक है, चलो अब इसको इन चारों से फ्यूज करो, क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? आओ देखते हैं। चलो 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 मेरे साथ कॉपी खोल लो और बनाते जाओ। नहीं बनाओगे तो तुम भुगतोगे यार, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ये बनेगा कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, ये बनेगा ये। ठीक है, मैं बना रही हूँ, आप चेक करते जाना। शिप्रा हमको बताना कहीं उनने कुछ गलत तो नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ये बन गया, क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इसमें देखो क्या बना, यही बना,
शिवराम के कॉम्बिनेशन देखना, क्योंकि बहुत सारे बनाने हैं कॉम्बिनेशंस, तो थोड़ा गलत हो सकता है, तो एक बार चेक करते रहना। इसका इन चारों से करो जरा सा, यही बनेगा। देखो कितना स्पीड होती है, आप एक ही चीज़ को बार बार बनाते हैं तो वो आपको बिल्कुल रट जाती है बेटा। क्लियर ना? ये स्मॉल वाई देखा शिवराम की गलत हो सकती थी। उसके बाद ये वाला क्या बनेगा? ये बनेगा मैम, ये बनेगा मैम। देखो फटाफट शिप्रा मैम ने रेडी करके रख दिया, बना। ठीक, अब तुम सबसे पहला कॉम्बिनेशन ढूंढो कि कितने राउंड और येलो बने हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से सुनना, कितने राउंड और येलो बने हैं। राउंड और येलो बनने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अगर आपके पास ये कंडीशन हुई तो भी राउंड येलो, अगर आपके पास ये कंडीशन हुई अगर आपके पास ये कंडीशन हुई तो भी राउंड येलो बनेगा। ठीक, अब ढूंढो कहाँ है राउंड येलो। ये है राउंड येलो, ये भी है राउंड येलो, ये भी है राउंड येलो, ये भी है राउंड येलो। ये पॉसिबिलिटी सब में आपको दिखाई देगी। राउंड येलो, ठीक है, ये भी राउंड येलो, ठीक है, ये भी राउंड येलो, ये भी राउंड येलो, और ये भी, नो दिस इज नॉट राउंड येलो, ओके दिस इज राउंड येलो एंड दिस। ठीक, अब गिनो कितने राउंड येलो हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो राउंड येलो कितने हो गए आपके पास? 9। ये कॉम्बिनेशन है इनके पास। ठीक, अब दूसरा पेन सेलेक्ट करते हैं। अब हमको ये बताना है कि कितने राउंड और रिंकल्ड हैं। ठीक है, राउंड और रिंकल्ड होने की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? राउंड और रिंकल्ड ऐसा भी हो सकता है बेटा, स्मॉल वाई है ये, स्मॉल वाई, और राउंड और रिंकल्ड ऐसा भी हो सकता है। चलो गिनते हैं कितने राउंड और रिंकल्ड है। कहाँ कहाँ पर हमको दिख रहे हैं राउंड और रिंकल्ड? ये है राउंड और रिंकल्ड, डब्लू लिखा मैंने रिंकल्ड, ये है राउंड और रिंकल्ड। क्लियर? और राउंड और रिंकल्ड, ये है राउंड और रिंकल्ड। क्लियर? तो राउंड और रिंकल्ड हमको दिखे 3। पॉसिबिलिटी भी मैंने लिखी है कि आपको इस पूरे टेबल में अगर ये इस टाइप का कॉम्बिनेशन दिख रहा है वो है राउंड और रिंकल्ड। अगला पेन चुनते हैं। ठीक है, अगला पेन चुनकर अब हम बात करते हैं कितने हैं आपके राउंड और रिंकल्ड बोल रही हूँ। देखो मैं शुभ्रा मैम, इट इज़ नॉट रिंकल्ड, इट इज़ ग्रीन। राउंड और ग्रीन, राउंड और रिंकल्ड तो शेप वाला हो गया, सॉरी। ठीक है, राउंड और ग्रीन। ठीक, अब आओ, अब अपन को देखना है कैसा, अब अपन को देखना है रिंकल्ड और येलो। ठीक है, रिंकल्ड और येलो। ठीक है, रिंकल्ड और येलो, ये भी एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। रिंकल्ड और येलो के साथ ये है कि आपकी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है या आपकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। आओ देखते हैं आपके रिंकल्ड और येलो क्या है। मैं शेप वहाँ पे देखा, इसीलिए बोलते हैं कि जब हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ लिखते हैं तो हो सकता है कुछ स्किप हो जाए। तो देखो मैंने यहाँ पे राउंड और रिंकल्ड लिख रही थी, पर अब वो आपको 2 शेप वाले थोड़ी एक साथ हो सकते हैं, एक शेप वाला तो एक कलर वाला। तो एक राउंड और ग्रीन हो गया आपके पास 3, और रिंकल्ड और येलो ढूंढते हैं। रिंकल्ड और येलो, दिस इज रिंकल्ड एंड येलो। ठीक है, और रिंकल्ड एंड येलो, दिस इज रिंकल्ड एंड येलो, और रिंकल्ड एंड येलो कौन सा? दिस इज रिंकल्ड एंड येलो। तो रिंकल्ड एंड येलो हमको कितने दिखाई दिए बेटा? 3। और लास्ट में हमारे पास एक कॉम्बिनेशन ये है जो कि है टोटली रेसेसिव, बेचारे की किस्मत फूट गई। ठीक है, ठीक है, रिंकल्ड और ग्रीन सिर्फ और सिर्फ एक होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि F2, दिस इज F2 जनरेशन लल्ला, F2 जनरेशन में कितने प्लांट्स बने हैं? तो प्लांट बोलोगे 16। कितने बोलोगे? 16। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता दे रही हूं कि इससे आपको परसेंटेज निकालने आ सकता है, परसेंटेज निकालने आ सकता है। अगर 16 प्लांट बने हैं तो कितना परसेंट है राउंड और येलो बनेगा, आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, 16 में से 9 आपको देखना, 16 को अगर आपने 100% माना है तो कितना परसेंट राउंड येलो है, कितना। अब ये मैथ्स आपको कैलकुलेट मैं नहीं कराऊंगी, आपको इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए मेरे बच्चों। ठीक है, और अगर नहीं आ रही है प्लीज़ मुझे बताना, मैं ये भी सॉल्व करवाऊंगी। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आपके टर्म 2 में पूछे जा सकते हैं। अगर 16 प्रकार के प्लांट जो हैं वो आपके F2 जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस के बाद बने तो कितने परसेंट राउंड और येलो बने, कितने परसेंट राउंड और ग्रीन बने, कितने परसेंट रिंकल्ड और येलो बने, और कितने परसेंट रिंकल्ड और ग्रीन बने। परसेंटेज आपको आना चाहिए, या हो सकता है कि वो परसेंटेज दे दे तो आपसे नंबर पूछ ले। समझ रहे हो इतनी? तो आपको परसेंटेज निकालना आना चाहिए, या हो सकता है कि आपको परसेंटेज दिया हो। ठीक है, हो सकता है आपको परसेंटेज दिया हो तो नंबर निकालना है, तो आपको पता होना चाहिए कि 9 16 में ये आ रहे हैं, 3 ये आ रहे हैं, 3 ये आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं, तो आपको नंबर से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आना चाहिए। या ऐसा भी हो सकता है कि वो नंबर दे दे कि भैया 400 प्लांट जो हैं वो हमको मिले,
400 प्लांट हमको मिले, तो अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो कितना परसेंटेज राउंड और येलो 400 में होंगे? तो आपको पता होना चाहिए कि अगर 16 में 9 राउंड और येलो हैं तो 400 में कितने राउंड और येलो होने चाहिए? ये टोटली मैथ्स बेस्ड क्वेश्चन है। आप प्रिंस सर से पूछ भी सकते हो कि सर अगर ऐसा है तो बताओ कितने होंगे, वो आसानी से आपको बता पाएंगे। और अगर नहीं बने तो शिप्रा मैम कैलकुलेशन वाले सवाल को छोटी छोटी सीरीज में एक बार लॉन्च करेगी। तुम एक बार करके तो देखो बेटा, ट्रायल तो करो एक बार, है ट्रायल करोगे तो सब समझ में आएगा। इवन CBSE का जो 10th का सैम्पल पेपर आया है उसमें भी ये सवाल दिए गए हैं। समझ में आई बात? और अगर ना बने तो फिर तो मैं हूँ ही यार, मुझे बताना, फिर तो अपन मैथ्स के तुम्हारे लिए कुछ भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो अब डाई हाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो, जीनोटिपिक नहीं आता है इसका। जीनोटिपिक क्या होता है? जिसमें जीन्स देखना, अब इतना जीन क्यों देखोगे। फिनोटिपिक रेशियो है डाई हाइब्रिड क्रॉस का बेटा 9:3:3:1। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर टू यू। हर बार जब मैं पढ़ाती हूँ तो डाई हाइब्रिड क्रॉस जरूर सॉल्व करके दिखाती हूँ। अब ऐसा ही डाई, ये तो मैंने आपको राउंड और येलो को बताया, डाई हाइब्रिड किसी भी दो कैरेक्टर्स के बीच में कराया जा सकता है। डाई हाइब्रिड क्रॉस से हमको आपके थर्ड लॉ क्लियर होता है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आप 2 जीन्स को एक साथ ले लो जो डिफरेंट हो, 10 जीन को एक साथ ले लो। इवन ह्यूमन बीइंग में एक साथ 30,000 20,000 जीन्स आते हैं, पर कोई किसी के काम में इंटरफेयर नहीं होता, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। क्लियर है? सो दिस इज इट, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। अब बेटा इसके लिए एक्सप्लेनेशन की मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें कोई सी एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, इसीलिए मैंने इस पे नहीं लिखा। मतलब इस क्वेश्चन के अंत पे आपको समझ में आ गया ना कि क्या क्या करना है। तो आपको इसमें पूछा कि फिनोटाइप प्रोजेनी का क्या होगा, बताओ क्या होगा, सारे राउंड और येलो थे। फिर आपको बताना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ F2 में कितने प्रकार के 16 प्लांट मिले थे, जो कि 4 प्रकार थे, ये भी हमने डिस्कस कर दिया, ठीक है। तो ये जो है पूरा क्वेश्चन का आंसर तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया, इसलिए एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखा है। पर आपको ईच एंड एवरीथिंग कि F1 जनरेशन में देखो, सबसे पहले कोई भी क्रॉस मंडल लगाएं, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस लगाएं चाहे डाई हाइब्रिड मंडल क्रॉस लगाएं, पहला जो क्रॉस होगा लल्ला वो हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन। मेल जो है एक फीमेल होगी, उसका मेल पार्ट हटा दिया जाएगा, फिर मेल के पोलिन गिराए जाएंगे, ये होता है क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। ये आर्टिफिशियल मंडल ने करके देखा। जब F1 जनरेशन आ जाएगी फिर उस पर सेल्फिंग होगी, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। F1 जनरेशन में शिप्रा मैम का गोल्डन रूल 13, 23, 14, 24 लगाना, पहले में मत लगा देना। तो इस तरीके से आप अगर क्रॉस लगाएंगे तो, और हर चीज़ ईच एंड एवरी स्टेप आप लिखना, तभी आपको पूरे 5 में 5 नंबर तभी मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे, ये बात याद रखना। तो अगर अच्छा, डाई हाइब्रिड पे मैं इतना इम्फेसाइज क्यों कर रही हूँ बेटा, क्योंकि क्वेश्चन आएगा, और जो क्वेश्चन आएगा उसको छोड़ के क्यों जाना है यार। तो 5 नंबर अगर चाहिए तो प्रॉपरली लेबलिंग आपकी होनी चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गई इतनी बात? ओके, डन है। और ये है इसका एक्सप्लेनेशन जो हमने समझा, और उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया, सेम वही पूरा डाई हाइब्रिड का एक्सप्लेनेशन है, इसमें ढंग आपको कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो आपको मैंने ये बताया कि कैसे क्या कहानी करनी है। क्लियर है? आपको मैंने ये समझा दिया कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। आप कोई भी 2 कैरेक्टर आपस में इनहेरिटेंस करवा सकते हैं। सो बच्चों, in this session we have solved so many questions, ठीक है। क्वेश्चन का नंबर कम हो सकता है पर सेशन छोटा रखना मेरे ख्याल से बेटर रहता है। अभी मैं सोच रही हूँ, तुम लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि क्या इस प्रकार के क्वेश्चंस का, अब हर बार आप देखते हो क्वेश्चन मेरे डिफरेंट रहते हैं, क्या आप चाहते हो कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपकी लाइव सेशन में भी हो? अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। मुझे मैसेज करके बताना, मैम एक लाइव ले लो। आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तो सबको पता चलेगा, टेक्निकल टीम को भी पता चलेगा कि इनका लाइव सेशन करवाना चाहिए। तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये तो मैंने आपको रिकॉर्डेड वीडियो दे दिया फ्यूचर रेफरेंस के लिए, आपको कैसे क्या पढ़ना है। इस पूरे सेशन में आपने क्या जाना बच्चों, मैं आपको बताती हूँ क्या जाना। इस पूरे सेशन में हमने ये जाना कि अगर हेरिडिटी से कोई क्वेश्चन आएगा तो वो क्या होगा, वो मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा, डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा, ठीक है। वो होगा आपका सेक्स डिटर्मिनेशन, वो होगा हाउ डू जीन गेट एक्सप्रेस्ड, और आपका जेनेटिक्स क्या होती है, इनहेरिटेंस क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। बस इस चैप्टर में से यही 5 सवाल आने वाले हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं आएगा। बस इसी टॉपिक में घुमा घुमा के देता जाएगा। परसेंटेज वाले क्वेश्चन आप चाहें तो मैं आपको डेफिनेटली सॉल्व करवाऊंगी। उम्मीद कर रही हूं कि आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा।
अगर कुछ इसमें ऊपर नीचे होता है प्लीज़ मुझे बताना, मैं हूँ आपके साथ, हमेशा पढ़ाते रहूँगी, ठीक है। इफ़ यू कैन डू वट यू डू बेस्ट एंड बी हैप्पी, यू आर फ्यूचर अलॉन्ग इन द लाइफ देन मोस्ट पीपल, ठीक है। हमेशा ये याद रखिए। देखिए मैं इसमें मुझे हमेशा पढ़ाना पसंद है। बहुत सारे बच्चे मैं ये देखती हूँ कि कमेंट सेक्शन में उल्टा सीधा लिखते रहते हैं, पर मैं कभी नहीं रुकती क्योंकि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। तुम 2-4 बच्चे जो बकवास लिखते भी हो, उससे मेरे प्यारे बच्चे जो मुझे प्यार करते हैं उनका प्यार बहुत भारी है, और उनका प्यार इतना ज़्यादा है कि मुझे उन तुच्छ से कमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मन थोड़ा मेरा कुछ सेकंड्स के लिए दुखी होता है, फिर जब मैं उन बच्चों के कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इनके लिए मैंने कुछ तो अच्छा किया ही होगा, ठीक है। सो आप हमेशा वो करिए जिसमें आपका मन लगता है, ठीक है। अब पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, मैडम पढ़े ही नहीं, ये नहीं करना है क्योंकि कुछ पढ़ लोगे उसके बाद ये सब कहानी चल लेती है, ठीक है। तो आप हमेशा वही करिए जिसमें आपका मन लगता है, और अगर आप वो कर रहे हैं तो आप डेफिनेटली जीवन में बहुत कुछ अच्छा करेंगे। तो हमेशा सब्जेक्ट इंटरेस्ट का ही चुनना चाहिए बच्चों, किसी के दबाव में आके नहीं चुनना चाहिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द सेशन। मेरी किसी भी प्रकार की हेल्प किसी भी लेवल पे चाहिए, आप मेंटली परेशान हैं, फिजिकली परेशान हैं, आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, दुखी हैं, जीवन से परेशान हैं, मैम कैसे करें, मैं हूँ आपके साथ और हमेशा रहूँगी, इस बात का याद रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।